तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी को बता दिया था कि एनआईओएस क्लासेस हैं आपके लिए स्टार्ट होने वाली है, तो आज से वो क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। और बहुत जल्दी आपकी बाकी सब्जेक्ट की जो बाकी क्लासेस हैं, जैसे क्लास 12th है, तो उनकी क्लासेस भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी सब्जेक्ट भी बैक टू बैक आपको देखने को मिलेंगे अब चैनल पर। तो आज की जो क्लास है वो क्लास 10th की है, सोशल साइंस की, जिसका कोड है 213। और आज हम इसमें चैप्टर 1 यानी कि प्राचीन विश्व को कंप्लीट करेंगे। और इसी के साथ मैं बता दूं कि मैं हूं चांद कुरैशी, और जिसके द्वारा आज आपको ये सोशल साइंस का चैप्टर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, जो आपका सोशल साइंस सब्जेक्ट है ये आपका टोटल 4 यूनिट में यानी 4 मॉड्यूल 4 पार्ट में बटा हुआ है, जिसका आज हम पहला पार्ट जो है कंप्लीट करेंगे। और मतलब उसकी शुरुआत करेंगे। इसका नाम है भारत तथा विश्व विभिन्न विभिन्न युगों में। और इसमें टोटल 8 चैप्टर हैं। और इस पार्ट में जो चैप्टर बताया ना मैंने कि आपको, जो पहला पार्ट है आपका मॉड्यूल 1, इसमें टोटल जो है आपके 8 चैप्टर है, जिसमें से आज हम पहला वाला कवर करने वाले हैं। और टोटल जो सोशल साइंस के चैप्टर है वो 27 हैं। तो धीरे धीरे जल्दी ही आपको वो चैप्टर भी देखने को मिलेंगे, और बाकी क्लासेस भी बहुत जल्द आपकी स्टार्ट होने वाली है। और इस चैप्टर की जो पीडीएफ है आपको, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए चैनल को शुरू करते हैं। और यहाँ पर हमने जो टेलीग्राम का लिंक है संकल्प विद चांद, वो आपके साथ शेयर कर दिया है। तो यहाँ पर आप इसको सर्च करेंगे तो आपको चैप्टर की पीडीएफ आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। फिर आप उसको पढ़िएगा और अच्छे अच्छे नंबरों से पास हो जाइएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपने पढ़ा होगा प्राचीन काल के बारे में, कि प्राचीन काल का जो समय था जिसे हम बोलते हैं पुरा पाषाण काल। अब पुरा पाषाण काल की जब हम बात करते हैं तो इसमें आदि मानव जो था वो पत्थर के जो औजार हैं, पत्थर के औजारों का प्रयोग किया करता था। और इस समय का जो मानव है, इस समय का जो दोस्तों मानव है, वो कहाँ रहता था? वो गुफाओं में रहता था। और अपने लिए खाने का प्रबंध जानवरों का शिकार करके या इधर उधर पर इकट्ठा करके किया करते थे। सैकड़ों हजारों सालों के बाद उन्होंने कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त की, और लगभग कहते हैं उसी समय उन्होंने पशुपालन भी शुरू कर दिया। वह यह इसलिए कर पाए क्योंकि आदि मानव ने अपने रहने के लिए ठिकाना ढूंढ लिया था, और इसी कारण वह कृषि करने में भी सफल हो पाया। पाषाण युग के बाद जो समय आया है वो आया है दोस्तों कौन सा? धातु युग का। ठीक है। और धातु युग के साथ ही कांस्य युग का समय भी था। उसके बाद उसके बाद आता है लोह युग। और इन युगों से प्रारंभ होती है एक ऐसी सभ्यता यानी कि सिविलाइजेशन, जिसने मानव के जीवन और उसके रहने सहने के जो ढंग है, उसके दैनिक जीवन की क्रियाओं को ही बदल डाला। जैसे जैसे समय समय मतलब आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे आदि मानव में भी कई प्रकार के बदलाव देखने को मिलते हैं। तो कांस्य युगीन जब सभ्यताओं की बात करते हैं जिसमें कांसे का प्रयोग हुआ, तो उसमें आता है मेसोपोटामिया सभ्यता का नाम, जो कि इराक में है। मिस्र की सभ्यता है, चीन की सभ्यता है, भारत की आपको पता ही होगा हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। और जब हम बात करते हैं लोह युगीन सभ्यताओं की, तो उसमें यूनान की, रोम की, पर्शिया की, और भारत की बात करते हैं। भारत आपको कांस्य युगीन में भी देखने को मिलेगी, और लोह युगीन सभ्यताओं में भी भारत का जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं जरा। तो अब आते हैं कांस्य युग पे। जब हम बात करते हैं कांस्य युग की, तो दोस्तों फिर हम बात करते हैं, यहां से शुरुआत करते हैं नव पाषाण काल से। नव पाषाण काल कैसे? जैसे अभी हमने पढ़ा पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल के बाद आया मध्य पाषाण काल, और उसके बाद जो आया नव पाषाण काल। ये वो समय था जब इस समय आदि मानव ने पहिए का आविष्कार कर लिया था, स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया था, कृषि करना, खेती करना शुरू कर दिया था। तो धीरे धीरे बदलाव आने शुरू हुए थे। नवपाषाण काल के अंत में धातु का जो इस्तेमाल है वो शुरू हुआ। तांबा पहली वस्तु धातु थी जिसका इस्तेमाल मानव ने किया था। पत्थर और तांबा दोनों के इस्तेमाल पर आधारित संस्कृतियों को हम बोलते हैं ताम्र पाषाणिक संस्कृति, जिसमें पत्थर और तांबा दोनों का प्रयोग हुआ है। कांसा जो तांबा और रांगा के मिश्र धातु है, उसकी खोज भी इस काल में हुई, इसलिए इसे कांस्य युग भी कहते हैं। इस काल में हथियारों और औजारों का निर्माण में तांबा और कांस्य ने एक हद तक पत्थर, लकड़ी और हड्डी की जगह ले ली थी। यानी कि इस काल में अगर हम बात करें तो हथियारों का और औजारों का जो निर्माण हो रहा था, तो उसमें तांबा और कांसा जो था उसने पत्थर, लकड़ी, हड्डी की जगह ले ली। पहले जो औजार बनते थे वो पत्थर के बनते थे, या लकड़ी के, या फिर हड्डी के। लेकिन अब किसके बन रहे थे? तांबे के या फिर कांसे के बन रहे थे। कहते हैं कि लोगों ने धूप में सूखी और आग में पकी दोनों तरह की ईंटों को बनाना व निर्माण कार्य में इस्तेमाल करना सीख लिया इस समय। और इसी काल में विभिन्न नदियों, घाटियों में पहली बार नगर आधारित सभ्यताओं का उदय हुआ।
यानी कि अलग अलग नदियों के आसपास ऐसे शहरों का विकास हुआ। शहर मतलब आज के नहीं, मतलब उस टाइम के प्राचीन काल के जो शहर बने, जिसमें कई सारी नई नई चीजें, टेक्नोलॉजी का लोगों ने यूज कर रखा था। तो नदियों के आसपास उस समय नगरीय सभ्यताओं का जो उदय होना वो शुरू हो चुका था। ये नगर जो बसे नदी घाटियों के आसपास, वो व्यापार और वाणिज्य के केंद्र बन गए। यहाँ से व्यापार करना आसान हो गया था और एक कालक्रम में राज्यों और साम्राज्यों का भी उदय हुआ। धीरे धीरे वो राज्य बने, फिर बड़े बड़े साम्राज्य बन गए। प्राचीन काल में लोगों ने महान सभ्यताओं का निर्माण कर मानवता को महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये प्राचीन जो सभ्यताएं हैं, मेसोपोटामिया, मिस्र, भारत, चीन में उभरी। जो सभ्यताओं की हम बात कर रहे हैं ना, कि शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो मेसोपोटामिया इराक में, मिस्र में, भारत में, चीन में, यहाँ पे शहरी जीवन शुरू हुआ, विकसित हुआ। कृषि, दस्तकारी, जो हाथों से काम होते हैं, हाथों से वस्तुएं बनती है, और वाणिज्य व्यापार धीरे धीरे फले फूले। नगर प्रशासन के भी केंद्र बने, यहाँ पे शहरी प्रशासन भी चलता था। शासक वर्ग यानी राजा, जिन पर इन सभ्यताओं के प्रशासन की जिम्मेदारी थी, उन्हें दूसरे अधिकारी मदद करते थे। शहरों में एक राजा हुआ करता था और राजा की पूरे कामकाज की जिम्मेदारी राजा के ऊपर थी, लेकिन मदद करने के लिए उसके साथ कौन होते थे? अधिकारी वर्ग होता था, जो हमेशा राजा की मदद किया करता था। आगे देखते हैं दोस्तों मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में। मेसोपोटामिया सभ्यता कहां पर है? आप अगर आपको पता है तो मैं बता दूं, फिर भी ये आज इराक में है। कहां पे है? इराक में है दोस्तों, ठीक है ना। इराक गणराज्य का पार्ट है ये, ठीक है। तो मेसोपोटामिया की जब हम बात करते हैं तो मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ जो है वो है नदियों के बीच की जमीन। ये दो नदियों के बेसिकली बीच में था, और ये नदियां थी दजला और फरात, ठीक है। दजला और फरात नदियों के बीच स्थित थी, और आधुनिक नाम इसका क्या है? इराक है। इन नदियों में अक्सर बाढ़ आ जाया करती थी। इस प्रक्रिया में उनके किनारों पर ढेर सारी जो मिट्टी है और गाद यानी जो मिट्टी का कीचड़ है वो जमा हो जाती थी। ये किनारों के पास की जमीन को खूब उपजाऊ बना देती थी। जब अक्सर बाढ़ आएगी तो बाढ़ के साथ नई मिट्टी भी आएगी, और नई मिट्टी आएगी तो किनारों के आसपास की जमीन क्या हो जाएगी? वो उर्वर मतलब उपजाऊ बन जाएगी। इसने मेसोपोटामिया वासियों के सामने दो चुनौतियां पेश की। बाढ़ को काबू में करना और खेती के लिए जमीन की सिंचाई करना। मतलब बाढ़ पे एक तो कैसे काबू किया जाए, क्योंकि बाढ़ हमेशा आ जाती थी। दूसरा, जो खेती की जमीन है वहां पे सिंचाई किस प्रकार की जाए, ठीक है। तो इससे उपज बढ़ी। अब धीरे धीरे जब उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया तो उपज बढ़ी, फसल का उत्पादन बढ़ गया, फसल ज्यादा उगने लग गई। कृषि उत्पादन में इजाफे, मुनाफे से लोहार, कुम्हार, राजमिस्त्री, बुनकर और बढ़ई जैसे अनेक दस्तकार, हाथों से काम करने वाले व्यक्ति सामने आए। क्योंकि दोस्तों अगर एक वर्ग खेती बाड़ी का काम करेगा तो अलग अलग तरह के लोग आएंगे, ठीक है। धीरे धीरे लोग अलग अलग कामों को करने लग गए। उसमें लोहार भी आया, कुम्हार भी आया, राजमिस्त्री भी आया, बुनकर भी आया, बढ़ई भी आया, सब आने लग गए। वे अपनी बनाई चीजें बेचते और बदले में अपनी रोजाना की जरूरतों की चीजें लेते। वह भारत जैसे सुदूर दूर क्षेत्रों के साथ जमीनी और समुद्री दोनों तरह का नियमित व्यापार किया करते थे। ये कहाँ की बात हो रही है? मेसोपोटामिया की। मेसोपोटामिया यानी कि इराक। तो इराक से व्यापार करने के लिए उस समय लोग भारत आया करते थे। परिवहन और संचार के लिए ठेलों, चौपहिया, चार पहिया जो गाड़ियां हैं, नौकाओं जो नाव वगैरह है, अपोत जो जहाज वगैरह है, उसका इस्तेमाल किया जाता था। उन्होंने लिखने की कला भी विकसित कर ली थी। उस समय की लिपि संकेत चिन्हों या चित्रों का समूह थी। यानी संकेत चिन्ह होते थे कई तरह के, जैसे इशारे वाले जो चिन्ह होते हैं जो भी उनको समझ में आते थे, या फिर वो चित्र बना करके एक भाषा का इस्तेमाल किया करते थे। बाद में वे फान जैसी लकीरें खींचते थे। यह लिपि कीलाक्षर थी। फान जैसी लिपि मतलब कहोगे, जैसे आपको तो आपने देखा होगा कीलो का यूज होता है ना, कीलो पे इस तरीके की कुछ लाइनें खींच जाती है, तो उस तरीके की कीलाक्षर लिपि का ये यूज करने लग गए थे मेसोपोटामिया के लोग। तो अगर कोई आपसे पूछे कि मेसोपोटामिया की जो लिपि है वो कौन सी है, तो कीलाक्षर लिपि है, ठीक है। पहले इनकी भाषा वैसे अक्कदी थी, बाद में इनकी सुमेरियन हो गई थी भाषा। चलिए देखते हैं आगे। फिर भी मेसोपोटामिया के जो प्रारंभिक शहर हैं वो छोटे राज्यों के समान थे, छोटे छोटे राज्य थे। उनका अपना प्रशासन वर्गों में, यानी वहां पर रहने वाले लोगों में पुरोहित, पुजारी, राजा, कुलीन यानी कि अमीर लोग जो हैं शामिल थे। कुलीन मतलब होता है दोस्तों अमीर लोग, तो ये सब शामिल थे उस समय। इसके अलावा सौदागर यानी कि व्यापारी, आम लोग और गुलाम भी शामिल थे। मेसोपोटामिया के लोग ढेर सारे देवी देवताओं, आकाश का देवता, हवा का देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, प्रजनन की देवी जो जन्म देती है, प्रेम की देवी और युद्ध का देवता, और इसी तरह के अनेक अन्य देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। हर शहर का एक संरक्षण यानी सुरक्षा करने वाला देवता होता था। मेसोपोटामिया में अनेक खूबसूरत मंदिरों का निर्माण किसानों और जो गुलामों हैं, जो ज्यादातर युद्धबंदी होते थे, उनसे
करवाया गया। मतलब वहां पे जो बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण था, वो मंदिरों का निर्माण कैसे करवाया गया? किसानों से, गुलामों के माध्यम से, जो युद्धबंदी होते, युद्ध कैदी होते थे, युद्ध में जीत कर जिन लोगों को गुलाम बनाते थे, उनके माध्यम से मंदिरों का निर्माण और भी विकास कार्य जो है करवाए जाते थे। तो दोस्तों अब आते हैं मिस्र की सभ्यता पे। मिस्र जिसे आप इजिप्ट बोलते हो, याद होगा, बड़े बड़े पिरामिड वगैरह आपने देखे होंगे ना। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। मिस्र को अक्सर नील नदी का तोहफा कहते हैं, क्योंकि नील नदी सबसे बड़ी नदी आपको पता ही होगा, है ना, नील नदी। तो वैसे तो अब आपने अमेज़न का जंगल भी सुना होगा। तो और नील नदी में वैसे बेसिकली व्यापार वगैरह बहुत ज्यादा होता है, जो बिल्कुल सही है। हर साल नदी में बाढ़ आती थी, नील नदी में, और उसके किनारे जलमग्न हो जाते थे। मतलब आसपास का जो रास्ता था वो सारा जल से भर जाता था। वहां गाद की, मिट्टी की एक मोटी तह जम जाती थी, जो जमीन को बेहद उपजाऊ बना देती थी। इस तरह वहां बारिश नहीं के बराबर होने के बावजूद किसान जो था उस पर अच्छी फसलें उपजाते थे, क्योंकि बाढ़ के साथ जो नई मिट्टी वगैरह आती थी, पानी आ जाया करता था, उससे वहां की जमीन ऑलरेडी उपजाऊ हो जाती थी, तो उन्हें कभी बारिश की कमी महसूस नहीं होती थी। प्राचीन मिस्र वासियों ने बढ़िया सिंचाई प्रणाली भी विकसित कर ली थी। सिंचाई मतलब खेतों में पानी वगैरह जो डालना है। ईसा पूर्व 3100 तक, मतलब ईसा से 3100 साल पहले तक मिस्र एक राजा के अधीन आ गया। वहां पर एक राजा था। मिस्र वासी अपने राजा को भगवान मानते थे। मिस्री जो राजाओं को, जो मिस्र के राजा हैं, उनको क्या बोलते थे? उनको बोलते थे फराओ। क्या बोलते थे? फराओ। ठीक है। वे देश पर राज करते थे और साम्राज्य की स्थापना के लिए जंग लड़ा करते थे राजा। फराओं की, यानी जो राजा है वहां के, फराओं की सेवा में मंत्री और अधिकारी थे। वे जमीन का प्रशासन चलाते और राजा के आदेश के अनुसार कर वसूला करते थे। समाज की अगर बात करें तो समाज में पुरोहितों यानी कि पुजारियों का भी एक ऊंचा और सम्मानजनक स्थान था। हर कस्बे या शहर में मंदिर के एक खास देवता को समर्पित होते थे। यानी हर कस्बा, हर टाउन जो है, हर शहर जो है या मंदिर है, वो हर देवता के मतलब निवास के रूप में, कैसे देवताओं के नाम पर था, देवताओं को समर्पित था। प्राचीन जो मिस्री लिपि है उसको चित्रलिपि या चित्राक्षर कहते हैं। अगर बात करें, प्राचीन जो मिस्री लिपि है उसको चित्रलिपि कहते हैं, क्योंकि चित्रों की सहायता से वो लिखा करते थे, तो उसे इसीलिए उसको चित्राक्षर कहते हैं। व्यापारी और सौदागर समुद्री तथा जमीनी दोनों तरह के व्यापार करते थे। मिस्र में संगतराश, बढ़ई, लोहार, चित्रकार, कुम्हार जैसे कुशल अच्छे अच्छे मजदूर थे। प्राचीन मिस्र वासियों को गणित की, खासकर रेखा गणित की अच्छी जानकारी थी। उन्होंने मापतोल की भी अच्छी खासी, उन्हें क्या थी? जानकारी, वस्तुओं को मापने की थी। अब यहाँ पे देखो, ये इनकी लिपि बता रखी है, साइन लिपि, जो चित्र लिपि है इनकी। अब अल्फाबेटिकल तो आपको समझ में आ जाएगा, पर आप ये देखो कि हर अल्फाबेट के लिए एक अलग से ही चित्र बनाया गया और इसी के माध्यम से वो अपनी भाषाओं का प्रयोग किया करते थे। फराओ ने, यानी कि जो राजा है वहां के, उन्होंने प्राचीन विश्व के महान स्मारक पिरामिड बनवाए। ये आपको पिरामिड देखने को मिलेंगे। उन्होंने, वहां के राजाओं ने, मिस्र के राजाओं ने बड़े बड़े पिरामिड बनवाए। मिस्रवासी मौत के बाद जिंदगी पर यकीन करते थे कि भाई मृत्यु के बाद जीवन है, और इसलिए उन्होंने शवों को सुरक्षित रखा। मतलब लाश को सड़ने नहीं देते थे, एक अलग सा लेप लगा के उस पर पट्टियां वट्टियां करके उसे ताबूत में बंद कर देते थे। और इन सुरक्षित शवों को ममी कहते थे। जो ये रही ममी, ठीक है ना, इन्हें ममी बोलते थे, और इन पिरामिडों में रखी जाती थी। पिरामिड को मृत राजाओं के ममी किए गए शवों को रखने के लिए मकबरों के रूप में बनाया गया था। तो पिरामिड एक तरह का मकबरा था, जहां मरे हुए जो ममीज थी उनको रखा जाता था, और इनका मानना था कि मरने के बाद भी क्या है? जीवन संभव है। अब आते हैं दोस्तों अगली सभ्यता पे, जो कि कौन सी है? चीनी सभ्यता। तो चीनी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। चीनी सभ्यता उत्तर चीन में हवांगहो नदी घाटी में फली फूली। ये नदी का नाम है हवांगहो। ठीक है। ऐतिहासिक जब साक्ष्यों की बात करें तो उनके मुताबिक चीन शुरुआती शासक शांग शासन में एक लेखन शैली इजाद की गई। यानी कि चीन का जो शुरुआती शासक राजा था शांग, उसके शासनकाल में एक लेखन शैली इजाद की गई, मतलब लेखन शैली का विकास हुआ। और एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कि कागज का सबसे पहले जो विकास है या कागज का निर्माण कहां, किस देश ने किया था, यह आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस काल के जो दस्तकार हैं, जो हाथों से काम करने वाले लोग हैं, विशेषकर कांस्य शिल्पी, अपने काम में वो माहिर हुआ करते थे। शांग राजाओं के अधीन अनेक अधिकारी होते थे। राजाओं के साथ और भी अधिकारी थे जो राजाओं को राजपाट में मदद करते थे। किसान, अभिजात वर्ग, अमीर वर्ग जो है, उनकी खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करते। अमीरों के लिए, अमीरों के खेतों में काम करना, ठीक है, खाने की वस्तुएं पहुंचाना, ये सब किसान किया करते थे। चाऊ चाऊ ने, जो राजा है, उसने शांग वंश की सत्ता खत्म कर दी।
उन्होंने पश्चिम की तरफ से हमला किया था और उन्हें शक्तिशाली कुलीनों अमीरों का समर्थन प्राप्त था। यानी जो चाउ राजा है उसने शांग वंश की सत्ता को खत्म कर दिया। पश्चिम की तरफ से उसने चीन में हमला किया और उसे शक्तिशाली जो कुलीन अमीर लोग हैं, कुलीन का मतलब और अभिजात का मतलब अमीर होता है, तो इनका चाउ राजा को समर्थन मिला हुआ था। इसी की बदौलत उसने क्या करा, शांग वंश पे हमला कर दिया। लेकिन कोई भी चाउ राजा इतना शक्तिशाली नहीं हुआ जो पूरे राज्य को अपने काबू में रख सके। अगले 500 सालों तक कुलीन सत्ता, अमीरों की सत्ता शक्ति जो थी उसके लिए आपस में लड़ते रहे। मतलब अमीर अगले 500 सालों तक सत्ता शक्ति प्राप्त करने के लिए, राजा बनने के लिए लड़ते रहे। दूसरे कुलीनों को और साथ ही उत्तर से हमला करने वाले खूंखार खानाबदोश कबीलों से अपनी रक्षा करने के लिए उन्होंने मजबूत किले और चारों तरफ से दीवारों से घिरे नगर बनवाए। यानी चीनी सभ्यता की जो हम बात कर रहे हैं, तो कहते हैं कि अमीरों, जो अमीर थे, उन्होंने क्या कर रखा था अपनी रक्षा के लिए कि कोई इन पे हमला ना कर दे। जो खानाबदोश कबीले वाली जातियां होती हैं, आदिवासी जो टाइप के कह सकते हो, तो उनसे रक्षा करने के लिए इन कुलीनों ने मजबूत किलों का निर्माण किया और चारों तरफ से दीवारों से घिरे जो नगर हैं वो बनवाए थे। चाउ शासन के प्रवर्ती जो आगे आने वाला काल था उसमें लोहे का इस्तेमाल होने लगा, जिससे कांस्य युग का समापन हो गया। कांस्य युग खत्म हो गया, लोह युग आ चुका था। ईसा पूर्व, ईसा से पहले 221 साल में 221 में चीन राजा जो है उसने चीन के शासक बने। चीन वंश जो था उसके राजा चीन के शासक बने। ये चीन वंश है, चीन वंश के राजा चीन के शासक बने। उन्होंने कुलीनों अमीरों की ताकत को चल डाली, अमीरों को खत्म कर दिया। चीन राजाओं ने साम्राज्य को अनेक प्रांतों में, चीन को अनेक हिस्सों में बांट दिया और हर एक के लिए एक राजा नियुक्त कर दिया। मतलब चीन के कई सारे टुकड़े कर दिए, मतलब हिस्सों में बांट दिया और हर एक हिस्से पे एक राजा बैठा दिया। किसकी बात हो रही है? चीन वंश की बात हो रही है। उन्होंने पूरे साम्राज्य में समान भाषा लागू की, समान कानून और समान मापतोल अपनाने का आदेश दिया। उन्होंने चीन की मशहूर दीवार भी बनवाई। अब चीन की महान दीवार का आपको पता होगा, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। और दोस्तों आपको बता दूं, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो बनाई गई थी, ये मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए बनाई गई थी। आपने एक नाम सुना होगा इतिहास में, चंगेज खान और मंगोल कबीले जो थे अक्सर जो है चीन पर हमला कर देते थे। उनकी जो राजधानी उस समय पैकिंग हुआ करती थी उसको भी लूट लिया करते थे। तो उनसे कबीलों से बचने के लिए ही चीन की महान जो दीवार है उसका निर्माण किया गया था, जिसे हम बोलते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो आगे बढ़ते हैं। चीन वंश के बाद हान वंश आया। उसने 220 ईस्वी तक साल तक चीन पर राज किया। इसी दौरान मध्य एशिया और फारस से गुजरने वाले प्रसिद्ध रेशम मार्ग की ओर से पश्चिम से चीनी सौदागरों का नियमित संबंध बना रहा। पश्चिम से आने वाले जो रेशम मार्ग के व्यापारी थे वो लगातार इनसे संबंध बनाते रहे। चीन के लोग अनेक देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। पूर्वजों और प्रकृति आत्माओं की पूजा आम थी, मतलब कि प्रकृति की और आत्माओं की पूजा किया करते थे। कन्फ्यूशियस नामक एक प्रसिद्ध चीनी धार्मिक उपदेशक जो था, एक व्यक्ति, उसने सही व्यवहार मतलब एक गुड बिहेवियर प्रणाली का प्रचार प्रसार किया। इसने चीनी समाज और सरकार को बेहद प्रभावित किया। उन्होंने अच्छे नैतिक सम्मान, एक दूसरे का सम्मान करना, परिवार से वफादारी, कानून तथा राज्य की आज्ञाओं के पालन पर जोर दिया था। किसने दिया था? चीनी समाज ने। ठीक है, और ये सब प्रचार प्रसार कैसे हुआ? जब कन्फ्यूशियस नामक जो धार्मिक उपदेशक आया था, उसने जो बातें बताई, लोगों ने धीरे धीरे उसको समाज में मतलब लागू करना शुरू किया और धीरे धीरे लोगों ने एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे से वफादारी और राज्य की आज्ञाओं के पालन करने पर जोर देना शुरू कर दिया था। अब आते हैं दोस्तों भारत की हड़प्पा सभ्यता पे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपने सुना होगा। और हड़प्पा सभ्यता बेसिकली, अब तो ये हड़प्पा शहर जो हड़प्पा जगह है ये पाकिस्तान में है। चलिए आइए देखते हैं, धीरे धीरे आपको इसके बारे में नॉलेज देते हैं, बताते हैं। भारत में कांस्य युगीन जो सभ्यता है जिसे बोलते हैं हम सिंधु घाटी और इसके अगल बगल के क्षेत्रों में विकसित हुई। हड़प्पा सभ्यता को दोस्तों, इस हड़प्पा सभ्यता को अगर नाम दिया जाए तो इसको सिंधु घाटी भी बोलते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सिंधु नदी के मुहाने पर जो है विकसित हुई थी। और सबसे पहला जो शहर था वो हड़प्पा जो है खोजा गया था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। और इसको एक और नाम बोलते हैं, इसको जो है हम यहां पर देखते हैं, इसको हम कांस्य युगीन, इसको हम कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इस समय के जो लोग थे वो कांस्य का प्रयोग किया करते थे। ठीक है, तो चलिए आइए इसको जरा देखते हैं, शुरू करते हैं। तो भारत में जो कांस्य युगीन सभ्यता है वो सिंधु घाटी और इसके अगल बगल के क्षेत्रों में विकसित हुई।
इसके सबसे अधिक महत्वपूर्ण शहरों में से एक शहर हड़प्पा के नाम से हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जा सकता है। इस सभ्यता के नगर 1920 के दशक में तब प्रकाश में आए जब पुरातत्वविदों, यानी इसका मतलब होता है इतिहासकारों, ठीक है, जब पुरातत्वविदों ने, इतिहासकारों ने वहां खुदाई की। अब तक हड़प्पा संस्कृति के सैकड़ों स्थलों जो है, सैकड़ों स्थल या सैकड़ों जगह का पता चल चुका है। साथ ही इसके 3 चरणों, आरंभिक शुरुआती दशा, परिपक्व अवस्था जब ये पूरी मैच्योर हो चुकी थी, मतलब पूरे तरीके से सब कुछ डेवलप हो चुका था, और पतन काल, 3 चरण हो गए ना, शुरुआत कैसे हुई, आगे कैसे बढ़ी, और इसका पतन यानी ये नष्ट कैसे हुई, इसकी भी पहचान कर ली गई है, मतलब पता चल चुका है इन तीनों अवस्थाओं का। यह शहरी सभ्यता फल फूल रही थी। और ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता जो थी दोस्तों, ये एक शहरी सभ्यता थी, मतलब इसको हम शहरी श्रेणी में रखते हैं क्योंकि सब सुख सुविधाओं के तंत्र यहाँ मौजूद थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो था वो हड़प्पा था, जो कि पंजाब में था, लेकिन अब ये पाकिस्तान का हिस्सा है दोस्तों, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका है, तो अब ये पाकिस्तान में चला गया क्षेत्र, ठीक है, तो पहले पंजाब में था। और मोहनजोदड़ो जो कि सिंध में है, पाकिस्तान में पड़ता है। लोथल गुजरात में है, इसके साथ धोलावीरा भी गुजरात में ही पड़ता है। ये जगहों के नाम बता रहा हूं मैं आपको, ये हड़प्पा के शहरों के नाम है कि कौन सी जगह कहां पर है। कालीबंगा जो पड़ता है राजस्थान में, रोपड़ जो पड़ता है पंजाब में, बनावली राखीगढ़ी है दोस्तों हरियाणा में। और यहां से हल के खिलौने मिले थे। इससे पता लगता था कि ये लोग हलों का प्रयोग किया करते थे। और सबसे पहले जो जुते हुए खेत है वो कालीबंगा में खोजे गए थे। कालीबंगा का मतलब होता है काली मिट्टी से बनी हुई चूड़ियां, ठीक है, तो राजस्थान इसके लिए फेमस था, ठीक है। उसके अलावा जैसे मोहनजोदड़ो ऐसे बोलते हैं मृतकों का टीला, मरे हुए का टीला, तो ऐसे अनेक स्थल हैं जो मिले हैं। और धोलावीरा ये भी गुजरात में है। हड़प्पा संस्कृति की जो बस्तियां हैं वो उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर में मिली थी, दक्षिण में साउथ में जाएंगे तो दायमाबाद जो नर्मदा के किनारे पर है, पश्चिम में जाएंगे तो सूतकांगे डोर जो कि मकरान तट यानी बलूचिस्तान में है, और पूरब में आलमगीरपुर जो कि मेरठ में यूपी में पड़ता है तक फैली हुई है। ये हड़प्पा सभ्यता के स्थल है कि कहाँ, पाकिस्तान से लेके बलूचिस्तान तक, ठीक है, उसके साथ ही अफगानिस्तान तक, भारत में साउथ तक ये सभ्यता बहुत बड़े लेवल पे फैली हुई थी। अफगानिस्तान में एक हड़प्पाई बस्ती मिली थी शोरतुगई, यहाँ पे नहरें मिली थी दोस्तों। इससे पता लगता है कि ये नहरों का जो है प्रयोग किया करते थे। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता फेमस क्यों है, तो उसके लिए हम पढ़ते हैं इसकी नगर योजना, टाउन प्लानिंग बहुत ही ज्यादा सुंदर थी इसकी। कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह सुनियोजित, मतलब योजना बनाए हुए, मतलब एक तरीके से अच्छे बनाए हुए नगरों में रहा करते थे, बहुत सुंदर नगर हुआ करते थे। हड़प्पाई शहरों की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी मजबूत नगर दुर्ग, नगर शहर किले की उपस्थिति। दुर्ग में, किलों में सार्वजनिक इमारत होती थी, सामाजिक इमारतें। दुर्ग के नीचे नगर का दूसरा हिस्सा था, मतलब 2 तरह के यहाँ पे शहर बनाए गए थे। एक शहर तो ऊपर की तरफ होता था जिसे हम बोलते थे दुर्ग, और दूसरा शहर नीचे की तरफ होता था जिसे बोलते थे निचला शहर, ठीक है। तो 2 तरह के शहर होते थे। ये दुर्ग था, यहाँ पे अमीर वर्ग के लोग रहते थे, और निचला शहर में मध्यम वर्ग, सामान्य वर्ग के लोग रहा करते थे। यहाँ आम लोगों के मकान होते थे दूसरे हिस्से में। नगरों में उस समय अगर बात करें तो चौड़ी सड़कें हुआ करती थी जो समकोण पे एक दूसरे को काटती थी, मतलब आसपास एक दूसरे को जोड़ती थी। मकान उस समय ईंट के बने होते थे। ज्यादातर मकान जो थे वो 2 मंजिला थे। हर एक घर में वहां कुएं प्राप्त हुए, 700 के आसपास कुएं जो है मिले हैं। स्नान गृह जहां लोग नहाया करते थे, नाली और परनाली पानी की निकासी के लिए नालियां, और नालियों को भी ढक के रखते थे। साफ सफाई का स्तर बहुत उन्नत अच्छा था वहां का। खड़ंजे बिछी सड़कें और सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था कोई अनजानी बात नहीं है। मोहनजोदड़ो के निचले शहर में निवास गृहों के अलावा, रहने वाले घरों के अलावा, दुर्ग वाले क्षेत्र में जो अमीरों के घर थे वहां पे अनेक खंभों वाले विशाल हॉल भी मिले हैं। यहाँ सबसे प्रमुख विशेषता थी विशाल स्नान गृह जो 180 फीट लंबा, 108 फीट चौड़ा है, और उसमें स्नान के लिए इस्तेमाल होने वाला जलाशय 39 फीट लंबा और 23 फुट चौड़ा और 8 फुट गहरा था। तो हड़प्पा सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो जगह है दोस्तों, वहां पर एक विशाल स्नान गृह मिला है जो बड़ा ही उल्लेखनीय है, मतलब एक बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया था। और मैं आपको बता दूं कि किस तरीके का था। जब आपने कभी देखा होगा एक आयताकार जलाशय था इस तरीके का, तो ये जलाशय मिला है। इसमें उत्तर की तरफ से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां थी, यहाँ पे नीचे पानी था पूरे में, ठीक है, और यहाँ पे दक्षिण से भी नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां थी। तो ये एक विशाल एक स्नान गृह मिला है, पर आज तक ये नहीं पता लग पाया असल में कि इसका प्रयोग किस काम के लिए किया जाता था। तो इतिहासकारों का कहना यह है
कि जो भी चीज़ें प्राचीन काल में मिलती थी जिनका महत्व नहीं पता होता था कि भाई क्यों बनाई गई है, तो उनको धार्मिक आधार पर वो जोड़ते थे कि हो सकता है इसका कोई धार्मिक प्रयोग होता होगा, तभी इस बड़े तालाब में वो पानी को जमा करते थे। ठीक है, कोई धार्मिक स्नान वगैरह होता होगा। खैर, उसमें इस्तेमाल के लिए होने वाला जलाशय जो था वो बताया मैंने 39 फीट लंबा था और 23 फीट चौड़ा, 8 फुट गहरा था। हड़प्पा का विशाल अनाज भंडार, जहां पे अनाज को इकट्ठा करते थे, वो एक महत्वपूर्ण इमारत थी। यहाँ एक महत्वपूर्ण इमारत भी मिली थी जहां पे वो अनाज को इकट्ठा करते थे ताकि कोई अगर प्राकृतिक आपदा या परेशानी आ जाए तो उसका प्रयोग किया जा सके। यहाँ किसानों द्वारा उत्पादित यानी उगाए गए अतिरिक्त जो भी लगान के रूप में बचा हुआ जो अनाज था उसका भंडारण, उसको स्टोर किया जाता था। फिर आती है समाज और अर्थव्यवस्था की बात कि हड़प्पा की समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी। हड़प्पावासी कृषि, पशुपालन, दस्तकारी, व्यापार, वाणिज्य में माहिर थे। मुख्य फसलों की बात करें तो गेहूं, जौ, राई, तिल और मटर थी। लोथल और रंगपुर जो है वहां धान मिले हैं गुजरात में। कालीबंगन जो कि मैंने आपको बता दिया कि राजस्थान में वहां हल की लीक के मतलब हल के निशान बने हैं, खेतों की जुताई के प्रमाण मिले हैं कि यहाँ पे खेत जुते हुए मिले हैं। उनमें पता चलता है कि वे हल का इस्तेमाल किया करते थे। फसल काटने के लिए हसुआ जो दराती का है उनका इस्तेमाल करते होंगे। सिंचाई के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल होता था। लोगों को कपास और रुई की जानकारी थी उस समय। गाय, बकरी, भेड़, सांड, कुत्ते, बिल्ली, ऊंट और गधे जैसे जानवरों को पालतू बनाया जा चुका था। हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की, आज से 3000 साल पुरानी सभ्यता की। उस समय ये सब चीजें हुआ करती थी। देख लो, लोग अनाज, मछली, मांस, दूध, अंडे, फल खाया करते थे। ज्यादातर जो तांबा है और कांसे के बने औजार है और हथियार इस्तेमाल किए उस समय जाते थे। जेवरातों में सोना, चांदी, कीमती पत्थरों, रत्नों, शंख और हाथी दांत के उस समय बने होते थे जेवरात। दस्तकारों में हाथों से काम करने वाले जो लोग सेवा देते हैं उसमें कुम्हार हो गया, बुनकर हो गया, राजमिस्त्री, बढ़ई, लोहार, सुनार, शिल्पकार, संगतराश, ईट बनाने वाले और ठटेरे शामिल थे। ठीक है, वाणिज्य और व्यापार भी उस समय महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों में शामिल थे। स्थानीय व्यापार की अगर बात करें तो उसके साथ व्यापार भी चलता था। अनेक साक्ष्य इंगित यानी इशारा करते हैं कि मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पा वासियों के संबंध थे। ये लाइन आगे मैंने आपको बताया था कि इराक से लोग कहाँ हड़प्पा भारत में व्यापार करने आया करते थे। वह सोना, रांगा, तांबा जैसी धातुओं और अनेक प्रकार के रत्नों को आयात किया करते थे, लेते थे। निर्यात में कृषि उत्पाद, सूती सामान, बर्तन, जेवरात, हाथी के दांत की बनी चीजें और दस्तकारी का सामान शामिल था। ले जाने वाली चीजें ये थे और देने वाली चीजों में वो कीमती सामान जो है दे जाया करते थे। हड़प्पा की मिट्टी की बनी मोहरों का इस्तेमाल व्यापारिक उद्देश्यों का था। हड़प्पा की मिट्टी से कुछ मोहरें बनती थी जिनको व्यापार के लिए यूज किया जाता था। समाज उस समय वर्गों में बटा हुआ था। ठीक है, जैसे राजा है, पुरोहित है, फिर सामान्य वर्ग के लोग हो गए, अमीर हो गए, ऐसे। नगर दुर्ग की मौजूदगी शासक वर्ग के अस्तित्व को और इशारा करती है। जो वहां पे दो तरह के नगर बने हैं दोस्तों, जैसे एक नगर दुर्ग बना हुआ है, ठीक है, और एक निचला शहर बना हुआ है, तो दो तरह की श्रेणी है नगरों की और दोनों को किलेबंद किया है चारों ओर से। तो इससे पता लगता है ये दोनों तरह की चीजें, एक अच्छी नालियों का सिस्टम बना हुआ था। ये सब बताता है कि वहां पर राजा की मौजूदगी होती थी और राजा के आदेश के अनुसार ये काम हुआ करते थे। अब आते हैं धर्म और संस्कृति पर। तो हड़प्पावासी जो है वो मातृ देवी की, हड़प्पा वासियों के बीच एक बेहद लोकप्रिय प्रतीत होती है मातृ देवी। वहां पे एक स्त्री की मूर्ति मिली है, ठीक है, जिसे वो शायद देवी के रूप में पूजते होंगे। मातृ देवियों की मिट्टी की बनी मूर्तियां मिली हैं। मोहनजोदड़ो में एक पुरुष देवता भी मिला है जिसे शिव यानी पशुपति का आदि रूप कहा गया है। मतलब एक मूर्ति मिली है योगी अवस्था में पुरुष की, जिसे बोलते हैं शायद वो पशुपति शिव के रूप में पूजते थे। उसे एक मोहर पर पशुओं से घिरे योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है। लिंग पूजा, वृक्ष पूजा भी उस समय चलन में थी। हड़प्पा वासियों ने उच्च स्तरीय एक अच्छी टेक्नोलॉजी की चीजें हासिल कर ली थी। उन्हें नगर इंजीनियरिंग, चिकित्सा, मापतोल, स्वच्छता, सफाई की जानकारी थी। वह एक लिपि का प्रयोग करते थे जिसे अभी तक नहीं समझा जा सका है। ठीक है, आगे आते हैं, इसकी पतन की बात करते हैं। यह कहना कठिन है कि किन कारणों से इस सभ्यता का पतन हुआ। ये सभ्यता नष्ट क्यों हुई, हड़प्पा सभ्यता भारत की, तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि भाई इसका एक रीजन तो है नहीं। एक इतिहासकार मानते थे कि आर्यों के आक्रमण ने हड़प्पा सभ्यता को खत्म कर दिया। यानी एक आर्य जाति आई, आर्य जाति के लोगों ने हड़प्पा पे हमला किया और उनसे इनका पतन हो गया। जबकि मैं आपको बता दूं, हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी और आर्य संस्कृति के लोग ग्रामीण थे। ठीक है, लेकिन आर्यों के भारत आने से सदियों पहले इस सभ्यता का पतन हो गया।
ये भी कहीं ना कहीं मानी जाती है बात कि आर्य तो बाद में आए, हड़प्पा तो पहले ही खत्म हो गई। कैसे? कि भाई प्राकृतिक आपदाएं आई थी। इस सभ्यता के पतन का सबसे महत्वपूर्ण जो कारण जान पड़ता है वो है बार बार बाढ़ आने और नदियों का सूखना। जब नदियां सूख गई होंगी तो पानी की कमी हो गई होंगी, हो सकता है वो लोग कहीं और चले गए हों, हो सकता है बाढ़ आई हो और वो लोग डूब के मर गए हों। और मिट्टी की उपजाऊपन में ह्रास यानी कि कमी, मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है उसमें वो कम हो गई हो, तो खेती बाड़ी नहीं हो पा रही हो, तो वो लोग कहीं चले गए हों। और लकड़ियों के लगातार इस्तेमाल से जंगलों का सफाई होना, जंगल खत्म हो गए थे, भूकंप का आना या रेगिस्तान के फैलाव, धीरे धीरे सारा एरिया रेगिस्तान में बदल गया। तो इस सभ्यता के पतन में वो भूमिका निभाते हैं कि कई सारे कारण हैं। कुछ की राय में मेसोपोटामिया से हो रहे समुद्री व्यापार में गिरावट की भी इस सभ्यता के पतन में कुछ भूमिका रही है, कि मेसोपोटामिया से जो व्यापार होता था वो धीरे धीरे व्यापार कम हो गया, तो इससे भी हो सकता है इस सभ्यता का पतन हो गया, लोग कहीं और चले गए। इस सभ्यता के पतन के साथ ही साक्षर पढ़ी लिखी व शहरी जीवन जो भारत में एक लंबे 1000 साल से अधिक समय के लिए जो सभ्यता चल रही थी वो दोस्तों लुप्त हो गई, यानी कि समाप्त हो गई। अब आगे आते हैं लोह युगीन समाज में। जब बात करते हैं लोह युगीन समाज की तो कहते हैं कि लोह युगीन समाज जो है वो, लोह युग का मतलब है कि वह समय जब लोहे का उत्पादन बड़े पैमाने पे शुरू हो गया, लोहे की काफी सारी चीजें बननी शुरू हो गई और इसका आम इस्तेमाल होने लगा, आम लोग इसका इस्तेमाल करने लग गए। यह करीब 3000 साल पहले शुरुआत हुई। लोह युग अलग अलग जगहों में अलग अलग समय पर आया, लोह युग कभी एक ही जगह पे नहीं आया परफेक्ट। लोह युग जो था, लोहे का जो काल था, ये अलग अलग समय पे अलग अलग जगहों पर आया और इसने क्या करा कि लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में व्यापक बड़े परिवर्तन ला दिए। लोहा, तांबा और कांस्य ने बहुत सस्ता और मजबूत था। लोहा जो था वो तांबा और कांस्य से बहुत ज्यादा सस्ता भी था और मजबूत भी था। लोहे के औजारों ने हमारे पूर्वजों को जंगल साफ करने और कृषि के फैलाव के लिए अलावा जमीन हासिल करने में मदद की। जब लोहे का प्रयोग शुरू हुआ तो उससे जंगलों की सफाई हुई, कृषि के काम हो गए और भी कई सारे काम आसान हो चुके थे। इस तरह कृषि उपज में फसलों में खासी वृद्धि हुई और लोहे के इस्तेमाल से परिवहन और संचार पर जो है जबरदस्त प्रभाव पड़ा। लोहे के हल औजार के इस्तेमाल से पहिया और भी मजबूत हो गया। जब लोहे का प्रयोग होना शुरू हुआ तो औजार बने, उसके बाद उसका इस्तेमाल पहियों में किया गया और पहिया और मजबूत हो गया। नाव और पोत जो जहाज थे बनाने में लोहे की कीलें और चादरें व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाती थी। व्यापार हो गया और वाणिज्य भी उस समय फला फूला। यह व्यापार खुशहाली लाया। नए हथियार भी इसी युग की देन है। भारी तलवारें, तेग और लोह कवच, भाले और बल्लम ने, जो भाला होता है वो युद्ध का एक तौर तरीका उन्होंने बदल डाला, क्योंकि अब लोहे के हथियार बनने लग गए थे। लोह युग जो था वो बौद्धिक प्रगति, मानसिक प्रगति, विकास का भी दौर था। जो सभ्यता लोह युग में फली वह देश थे ग्रीस, रोम, पर्शिया और भारत, जहां पे लोह युग में सभ्यताएं आई। यह सभ्यता पूर्व युग से कहीं ज्यादा विकसित थी। पहले के अकॉर्डिंगली ये सभ्यता काफी ज्यादा डेवलप थी और मजबूत थी। फिर आते हैं दोस्तों यूनानी सभ्यता की बात करते हैं। जब यूनानी सभ्यता की बात करते हैं तो करीब 2000 साल पहले से कुछ समय बाद यूनान में ये सभ्यता विकसित हुई। यूनान में अनेक स्वतंत्र छोटे नगर राज्य जो हैं वो उभरे, जो एक उल्लेखनीय शासन प्रणाली के रूप में विकसित हुए। नगर राज्यों का विकास यूनानी सभ्यता की एक अनोखी विशेषता है। हर एक नगर सुरक्षा के लिए दीवारों से घिरा होता था। नगर के अंदर किसी पहाड़ी पर किला होता था, जिसे किले को एकोपालिए कहते थे। क्या बोलते थे? एकोपालिए। ठीक है, यानी नगर के अंदर किसी पहाड़ी पे जो किला है उसे बोलते थे एकोपालिए। यूनानी नगर राज्यों में सबसे प्रसिद्ध जो एथेंस है और स्पार्टा थे। यूनानी नगर राज्यों में दो नगर थे जो बहुत ज्यादा मजबूत थे। एक तो है यहाँ पे एथेंस और दूसरा है स्पार्टा। ये बहुत ज्यादा क्या थे? प्रसिद्ध नगर हुआ करते थे। एथेंस जो था वो धनी और सुसंस्कृत, बहुत ही ज्यादा डेवलप था और अमीरों का शहर था। एथेंस वासियों में लेखक, दार्शनिक, विद्वान, कलाकार, चिंतक बहुत शामिल थे। यहाँ सब लोग रहा करते थे। समाज गुलाम श्रम पे, गुलामों पे आधारित था। समाज में जितने भी काम थे वो गुलाम लोग किया करते थे। लेकिन नागरिकों के लिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली थी, फैसले मिलजुल के लिए जाते थे। पूरे यूनान में स्पार्टा की सेना सबसे अच्छी थी। पूरे यूनान में सबसे अच्छी जो सेना थी वो स्पार्टा की थी। या युद्ध कौशल का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दी जाती थी, वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज मानते थे। वहां कोई लोकतंत्र नहीं था स्पार्टा में। स्पार्टा लगभग किसी सैनिक शिविर के समान था, मतलब एक सैनिकों का कैंप था। यहाँ पर टोटल सैनिक रहते थे, जहां हर एक से अपने वरिष्ठ बड़े आज्ञाकारिता की उम्मीद की जाती थी। या मतलब यहाँ पर जो था स्पार्टा में हर एक व्यक्ति से उम्मीद की जाती थी कि वो अपने से बड़े वरिष्ठ व्यक्ति की आज्ञा का पालन करेगा। एथेंस और स्पार्टा जो दो नगर हमने बताए,
उनमें खासी प्रतिद्वंदिता थी। प्रतिद्वंदिता का मतलब होता है प्रतियोगिता, यानी कंपटीशन था। एथेंस और स्पार्टा के बीच 27 साल तक चले पेलोपोनेशियाई जो युद्ध था उसमें एथेंस की हार हो गई। प्राचीन यूनानी कला, विज्ञान, साहित्य और मूर्ति कला में ये अग्रणी थे यूनानी सभ्यता के लोग। और यहाँ पे मैंने बता दिया कि जो एथेंस और स्पार्टा का जो युद्ध हुआ उसमें एथेंस हार चुका था, स्पार्टा जीत गया था। ठीक है। अब फिर अगर देखा जाए तो यूनानी जो कला है विज्ञान, साहित्य, मूर्ति कला में बहुत ज्यादा आगे डेवलप थी, इसीलिए यूनान की पश्चिमी सभ्यता का जन्म स्थल कहते हैं। यूनान को जो पश्चिमी सभ्यता है उसका जन्म स्थल कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता का विकास यहीं से शुरू हुआ। सुकरात हो गया, अफलातून हो गए, अरस्तु हो गए, एरिस्टोटल महान दार्शनिक थे, उनके ग्रंथों का अब भी अध्ययन किया जाता है, वो सब यहीं से थे। हेरोडोटस जिसने इतिहास बनाया, ठीक है, यूसिडाइडीज प्रसिद्ध इतिहासकार थे, आर्किमिडीज, एरिस्टार्कस और डेमोक्रिटस के महान वैज्ञानिक थे, ये सब कहां से थे? यूनान से थे। यूनानियों को वास्तुकला में भी महारत हासिल थी, वास्तुकला में भी ये लोग बहुत आगे थे। उन्होंने अनेक सुंदर मंदिर और महल बनाए। यूनानी मूर्तिकला ने मानव शरीर की बारीकियों की बड़ी जीवंता, मतलब जीवंतता के साथ उकेरा, मानव शरीर की बारीकियों के बारे में बताया। ठीक है। मूर्तिकला में नाटक और संगीत भी यहाँ फले फूले। ईसा पूर्व 776 में, मतलब ईसा से पहले 776 साल पहले शुरू हुए ओलंपिक खेल यानी कि ओलंपिया नामक जगह पर हर 4 साल में आयोजित किए जाते थे। जो ओलंपिक खेल आज आप देखते हो ना, ये ओलंपिया शहर में शुरू हुए थे। ठीक है। ओलंपिया नामक एक जगह थी यूनान में, वहां पे शुरू हुए थे, हर चार साल में ये होते थे। खेल और एथलेटिक्स देवताओं के राजा ज्यूस के सम्मान में होते थे। मतलब जितने भी वहां खेलों का आयोजन होता था, खेल और एथलेटिक्स, जो वहां पे देवता है राजा ज्यूस, उसके सम्मान में ये सारी चीजें उस समय हुआ करती थी। यूनान में अनेक देवी देवताओं पर यूनान के लोग विश्वास किया करते थे। हर एक नगर का अपना देवता या देवी होती थी। माना जाता था कि यह देवी देवता ओलंपस पर्वत पर वास करते हैं, जो वहीं पर था। यूनानी नगर जो था प्रशासन और सांस्कृतिक आर्थिक गतिविधियों का केंद्र था। प्रशासन भी खूब फला फूला, संस्कृति भी आगे बढ़ी, कामकाज, आर्थिक गतिविधियां सब कुछ वहां हुआ करता था। एक समय यूनानियों ने विशाल साम्राज्य भी खड़ा किया। मकदूनिया के सिकंदर, आपने सिकंदर का नाम सुना होगा, जिसे इतिहास में बोलते हैं सिकंदर महान के नाम से जाना जाता है। यूरोप के बाहर जाकर सीरिया, मेसोपोटामिया, मिस्र, अफगानिस्तान और यहां तक कि मध्य एशिया, पूर्वी पश्चिमी भारत के हिस्सों को उसने जीत लिया था सिकंदर महान ने। इस तरह यूनानी विचार और शिक्षाएं दूर दूर तक फैल गई। सिकंदर 33 साल की छोटी सी उम्र में मर गया। उसके बाद उसका साम्राज्य छोटे छोटे हिस्सों में खंडित हो गया, बट गया, और बाद में रोम के वासियों ने, नागरिकों ने जो था यूनान पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। ठीक है। तो यूनान का टॉपिक अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आती है दोस्तों रोमन सभ्यता। तो रोमन सभ्यता की बात करते हैं। रोम नगर मध्य इटली में टाइबर नदी के तट पे बसा है। रोमवासियों ने एक गणराज्य की स्थापना की। 510 ईसा पूर्व में ये जो रोमन गणराज्य है उसकी स्थापना होती है। रोमन साम्राज्य को चलाने वाला था सीनेट। सीनेट क्या है दोस्तों? अगर सीनेट की बात की जाए तो सीनेट का बता दूं सीनेट जो है ये धनवान परिवारों का समूह है। ठीक है। सीनेट धनवान परिवारों के समूह को सीनेट बोलते हैं, जो रोम का प्रशासन चलाया करता था। जो बुजुर्गों का समूह था बेसिकली, वह सीनेट कहलाते थे। वह नेतृत्व लीडरशिप के लिए हर साल 2 सभा परिषद चुनते थे। मतलब देश को चलाने के लिए हर साल एक परिषद होती थी जो 2 साल के लिए चुनी जाती थी। ईसा पूर्व 200 साल पहले तक रोम इटली का प्रमुख शक्ति बन गया था। रोम जो है इटली की प्रमुख शक्ति बन गया था। उसने भूमध्य सागरीय क्षेत्र के नियंत्रण के लिए कॉर्थेज जैसी प्रतिद्वंदी को परास्त कर दिया। कॉर्थेज जो वहां का एक राज्य था, उसका जो प्रतियोगी देश था उसको उन्होंने हरा दिया। किसने? रोम ने। पूर्व रोमन समाज में 3 वर्ग रहा करते थे। एक पैट्रिशियन जिसे कुलीन अमीर लोग कहते हैं, प्लेबियन जो आमजन लोग होते थे, और गुलाम। ये 3 तरह के लोग रोमन समाज में पहले रहा करते थे। रोमन अर्थव्यवस्था गुलाम श्रम, गुलामों पर आधारित थी। सारे काम गुलामों द्वारा किए जाते थे। धनी अमीर रोमन गुलाम रखते थे। अमीर जो लोग थे रोमन, वो गुलामों को रखा करते थे कामकाज के लिए। इन गुलामों को अक्सर ग्लैडिएटर युद्ध के लिए प्रशिक्षित ट्रेंड किया जाता था। यानी जो गुलाम दास हैं उनका यूज, ग्लैडिएटर एक युद्ध होता है उसके लिए इनका प्रयोग किया जाता था, उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती थी, जो गुलामों और जंगली जानवरों के बीच लड़ा जाता था।
रोम में अनेक गुलाम विद्रोह हुए, अनेक गुलामों ने विद्रोह कर दिया रोम के खिलाफ। उनमें से एक का नेतृत्व लीड जो किया था उन्होंने स्पार्टस ने की थी, स्पार्टस कहते हैं इनको, और इनके ऊपर एक मूवी बनी हुई है। ठीक है, तो इन्होंने एक विद्रोह कर दिया था 74 ईसा पूर्व में, कहां पे, रोमन सभ्यता के खिलाफ। जैसे कि रोम, मैंने बताया कि रोम एक गणराज्य था, इसके बावजूद ताकतवर और प्रभावशाली नेता सत्ता के लिए लड़े। जूलियस सीजर एक ऐसा ही नेता था, ये राजा था रोम का, जिसने जबरदस्त शक्ति जमा कर ली थी और तानाशाह बन बैठा था। तानाशाह का मतलब होता है निरंकुश, जो राजा अपनी मनमानी करता है। विरोधियों ने सीजर की हत्या कर दी, बाद में कुछ विरोधियों ने इस राजा की हत्या कर दी और रोम में गृह युद्ध छिड़ गया, वहां पे लड़ाई झगड़े हो गए। युद्ध के बाद ऑगस्टस सीजर, जो कि जूलियस सीजर जो था इसका गोद लिया हुआ बेटा था ऑगस्टस, ये रोम का पहला सम्राट बना। इसका रियल नेम जो था वो वैसे ऑक्टेवियन था। रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया और अफ्रीका में फैला हुआ था। और जो ऑगस्टस का शासनकाल था ना, ऑगस्टस के शासनकाल में महान पैगंबर ईसा मसीह का जन्म होता है बेल हैतम में। बेल हैतम जगह है, वहां पे इनका ईसा मसीह का जन्म होता है ऑगस्टस के ही टाइम में। और ऑगस्टस के काल को रोम का स्वर्ण युग कहते हैं, यानी मतलब शांति थी, डेवलपमेंट था, एजुकेशन, सब चीज डेवलप हो गई थी यहाँ पर जब ये ऑगस्टस का टाइम था। उन्होंने एक नए धर्म का प्रचार शुरू किया ईसा मसीह ने। कहते हैं ऑगस्टस के टाइम पे ही महान पैगंबर ईसा मसीह का जन्म होता है बेल हैतम में, और उन्होंने एक नए धर्म का प्रचार शुरू किया। उनके अनुसार सभी नर नारी, सभी पुरुष और स्त्रियां ईश्वर की संतान हैं। उन्होंने लोगों को एक दूसरे से मोहब्बत करना सिखाया। उनकी मृत्यु के बाद ईसा के शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को आम लोगों के बीच फैलाना शुरू कर दिया था। और ये जो कुछ रोमन साम्राज्य के अवशेष बने हैं, ये पूरा स्टेडियम है, आप देख सकते हैं, तो ये रोमन साम्राज्य से ही रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। जब रोमन साम्राज्य अपने शिखर पर था, मतलब बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका था, आगे बढ़ रहा था, तो वह पूरब में मेसोपोटामिया से लेकर पश्चिम में गॉल और ब्रिटेन तक फैला हुआ था। पूरे साम्राज्य में लोग रोमन जीवन शैली अपनाते थे। हर तरफ स्नान गृहों, मंदिरों, महलों और थिएटरों से सुसज्जित सुंदर बने हुए नगर बसाए गए थे। ग्रामीण इलाकों में रोम वासियों ने विशाल आरामदेह फार्म हाउस बनवाए, जिन्हें हम विला कहलाते थे। उस समय रोम के शासक विजय परेड निकालते थे, धार्मिक समारोह और खेलों की अध्यक्षता करते थे। खेलों को खुद अपनी सामने देखरेख करते थे। ग्लैडिएंटी की लड़ाई, रथों की दौड़, जो जानवरों की और बताया ना गुलामों की लड़ाई थी, ठीक है, और जानवरों को लड़ाते थे आपस में, रथों की दौड़ उस समय होती थी। और थिएटर, वहां पे आम मनोरंजन हुआ करते थे, लोगों के लिए आम बात थी। रोमन साम्राज्य अनेक प्रांतों में बटा हुआ था। हर प्रांत का शासन एक गवर्नर करता था। उसके अधीन अनेक अधिकारी होते थे जो प्रशासन के विभिन्न मामलों की देखरेख किया करते थे। रोम की सेना की मुख्य युद्ध शक्ति लीजन या सैनिक दल था। मतलब रोम की जो पूरी पावर थी वो उसका सैनिक दल था, जिसे लीजन बोलते हैं। हर एक लीजन में एक कमांडर, हर एक सेना ग्रुप में एक कमांडर होता था और हर एक कमांडर के अधीन 5000 सैनिक हुआ करते थे। रोम का साम्राज्य सम्राट की इच्छा पे चलता था, लेकिन उसकी ताकत का दारोमदार सेना पर था। मतलब आदेश राजा का चलता था, लेकिन जीत हार सब सेना पे निर्भर थी। सैनिक जनरल आमतौर पे कमजोर राजाओं का तख्ता पलट कर देते थे। जो सैनिक कमांडर हुआ करते थे, अगर उन्हें पता लग गया कि भाई राजा कमजोर है, तो राजा का तुरंत तख्ता पलट करके खुद राजा बन जाया करते थे। वर्ष 395 ईस्वी तक बेहतर प्रशासन के लिए विशाल रोमन साम्राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। साम्राज्य की जो पूर्वी हिस्सा राजधानी थी बाइजेंटियम, वो बर्बर मतलब होता है विदेशी हमलों 476 ईस्वी के चलते पश्चिमी भाग के पतन के बाद भी बनाएगा। मतलब कि बर्बर विदेशी जातियों ने क्या करा था, पश्चिमी भाग पे रोम के हमला कर दिया, उसको नष्ट कर दिया, लेकिन फिर भी पूर्वी राजधानी बची रही, जिसे हम बाइजेंटियम बोलते हैं। सम्राट राजा कॉन्स्टेंटाइन ने बाइजेंटियम को एक नया नाम दिया, कॉन्स्टेनापोल। यह पूर्वी ऑर्थोडॉक्स यानी जो कट्टरवाद है, ईसाइयत का केंद्र बना। यहाँ पे ईसाई धर्म का बहुत ज्यादा महत्व था और बाइजेंटियम सम्राटों, उस समय राजाओं की वो राजधानी बाइजेंटियम को बना दिया गया था। बाइजेंटाइन कह सकते हैं, ठीक है ना, इसको बना दिया गया राजधानी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आते हैं ईरानी सभ्यता में। धीरे धीरे सभ्यता पढ़ते जा रहे हैं। अभी तक हमने कांस्य युग पढ़ लिया, लोह युग पढ़ लिया, हड़प्पा भी पढ़ा, मेसोपोटामिया भी पढ़ लिया, ठीक है, यूनानी भी पढ़ लिया, रोम पढ़ लिया, चीन है। अब ईरानी सभ्यता की बात आती है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं, तो देखते हैं। लोह युग में फारस यानी आधुनिक इराक में आर्य कबीले रहा करते थे। मिडीज नामक उनकी एक शाखा देश के पश्चिमी हिस्से में रहती थी। मतलब ईरान की जब बात करते हैं तो ईरान में एक तो आर्य कबीला रहता था, ठीक है, और आर्य कबीलों में ही मिडीज नामक एक जाति थी जो पश्चिमी हिस्से में रहा करती थी। एक दूसरी शाखा दक्षिणी और पूर्वी हिस्से में रहती थी और फारसी कहलाती थी। मतलब एक जो
दक्षिण पूर्वी हिस्से में रहने वाली शाखा थी वो क्या कहलाती थी? फारसी कहलाती थी। मिडीज ने एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की जिसमें ईरान का विशाल इलाका शामिल था। मिडीज ने पहले फारसियों को भी उनका प्रभुत्व अधिकार स्वीकार करना पड़ा, यानी कि मिडीज जो था इन्होंने शक्ति साम्राज्य बना लिया और जो फारसी लोग रहा करते थे पूर्वी हिस्से में, दक्षिण पूर्वी हिस्से में, उन्होंने इनकी यानी मिडीज की अधिकारिता को स्वीकार कर लिया कि भाई मिडीज ताकतवर है। इन्होंने मान लिया कि इन्होंने फारसियों ने। पारसी राजाओं में से एक था साइरस। पारसी राजाओं में एक था साइरस जिसने 550 ईसा पूर्व में पारसियों को एकताबद्ध किया, सारे फारसियों को एक कर दिया और मिडीज को पराजित कर यानी मिडीज को हरा दिया और एकेमनी साम्राज्य की स्थापना की। उसने एक ताकतवर सेना संगठित करके बना ली और एक एक करके बेबीलोन, जिसे हम बोलते हैं, बेबीलोन शहर पहले हुआ करता था मेसोपोटामिया के टाइम पे, और वैसे इसको हम बोलते हैं बगदाद, ठीक है, आज ये बगदाद के नाम से जाना जाता है। असीरियाई और एशिया माइनर को इस साइरस राजा ने जीत लिया था। दारा प्रथम जो था वो ईरान का महानतम सम्राट राजा था। उसका साम्राज्य सिंधु नदी से लेकर भूमध्य सागर के पूर्वी छोर तक फैला हुआ था। उसने परसुपोलिये को अपनी राजधानी बनाया। एकेमेनी वंश के इस राजा, एकेमेनी वंश का राजा था ये दारा प्रथम जो था, ये एकेमेनी वंश का ही राजा था। इस राजा के शासनकाल में ईरानी कला, वास्तुकला, वस्तुओं का निर्माण, मूर्ति कला का विकास हुआ। उसने एक शक्तिशाली नौसेना भी संगठित यानी तैयार कर ली थी। जो फारसी सम्राट है, राजा है, वो योग्य हुआ करते थे, वो योग्य राजा थे। उन्होंने अपने साम्राज्य को प्रांतों में बांट दिया जिनका प्रशासन हर एक राज्य को संभालने वाला होता था क्षत्रप अधिकारी। फारसी अच्छे सैनिक हुआ करते थे, उनके पास मजबूत घुड़सवार सेना थी, नौसेना थी, पानी वाली सेना जो होती है जो नदियों में और समुद्र में लड़ती है। उनके पास लोहे के हथियार थे। हालांकि सिकंदर महान ने उन्हें 331 ईसा पूर्व में परास्त कर दिया, हरा दिया था। सिकंदर महान ने फारसी सेना को हरा दिया था, लेकिन फारसियों का खात्मा नहीं हुआ उस समय। पार्थियाई और सासानी राजाओं के तहत उनकी सभ्यता और संस्कृति फलती फूलती रही, लेकिन अंततः 7वीं सदी ईस्वी में अरबों ने उन्हें जीत लिया। ये सासानी सम्राट जो हैं ये भी ईरानी वंश में आते हैं, ईरानी सभ्यता में, और पार्थियाई जो है ये भी ईरानी सभ्यता का ही पार्ट है। लेकिन कहते हैं कि इनको पूरी तरह से नष्ट तो नहीं किया गया, ये आगे बढ़ते रहे, लेकिन बाद में कहते हैं कि अरबों ने इन पर विजय जीत हासिल कर ली थी। हिंद आर्यों की तरह फारसी पहले प्रकृति की शक्तियों की पूजा करते थे, प्रकृति के नेचर की पूजा करते थे। वे सूर्य देवता, आकाश देवता और कुछ अन्य देवताओं को मानते थे। वे आग को पवित्रता का प्रतीक मानते थे। वे आग से जुड़े कर्मकांड करते थे और पशुओं की बलि दिया करते थे। पारसियों का पवित्र जो ग्रंथ है वो है जेंद अवेस्ता कहलाता है। ये पारसियों का पवित्र ग्रंथ है, जेंद अवेस्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दोस्तों भारत का वैदिक काल। वैदिक काल का समय आप जानते हैं जिसमें वेदों का समय आपने सुना होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 तरह के वेद हुआ करते थे। तो भारत में जो वैदिक काल है, प्राचीन भारतीय इतिहास में एक नए चरण की शुरुआत वैदिक युग से होती है, जिसका आरंभ करीब 1500 ईसा पूर्व भारत में आर्यों के आगमन आने से हुआ है। जब आर्य आए थे उसके बाद ही वैदिक पीरियड, वैदिक काल शुरू होता है भारत में। आर्य बताया था मैंने, हड़प्पा का जिन्होंने अंत किया है, जो हमने पहले पढ़ा था। यह युग जो था लगभग 1000 वर्षों का था, जिस दौरान कई आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन बदलाव हुई। इसलिए वैदिक युग को बराबर अवधि के 2 कालों में बांटा जाता है। यानी वैदिक युग 2 पार्ट में है, एक पूर्व वैदिक है और बाद एक उत्तर वैदिक है। पूर्व वैदिक काल की जानकारी मुख्यतः ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद आपको पता होगा, प्राचीन हिंदू ग्रंथ है। ये पहला वेद था। पूर्व वैदिक लोग जो थे घूमंतु जीवन व्यतीत करते थे, एक जगह से दूसरी जगह, और किसी एक जगह पर लंबे समय के लिए नहीं टिकते थे। उनकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः पशुपालन पर आधारित थी, वो पशुपालन किया करते थे। ठीक है, ये मवेशी पालना, पालतू जानवर जो है उनको पालन करना आजीविका का मुख्य साधन था। किंतु घोड़ों, बकरियों, भेड़ों का भी उस समय महत्व था। थोड़ी बहुत खेती भी की जाती थी। समाज की इकाइयां थी परिवार, कुल, कबीला। जाति प्रथा इस समय थी ही नहीं। इस समय जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम था ही नहीं। कबीले का मुखिया राजा कहलाता था और देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, जिनमें इंद्र उस समय सबसे प्रमुख देवता था। इंद्र सबसे प्रमुख देवता था पूर्व वैदिक काल में। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के बारे में हम काफी अधिक विस्तार से जानते हैं, जिसके लिए हमारे स्रोत हैं विशाल उत्तर वैदिक साहित्य। उत्तर वैदिक काल में जो साहित्य लिखे गए, प्रचुर पुरातात्विक सामग्री, जो प्राचीन सामग्री मिली है, पुरातात्विक मतलब प्राचीन सामग्री मिली है,
उत्तर वैदिक साहित्य में शामिल है, मतलब कि ग्रंथों में शामिल है बाकी के 3 वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, मतलब ये उत्तर वैदिक काल के हैं, जबकि ऋग्वेद पूर्व वैदिक काल का है। चारों वेदों के ऊपर रचे गए, इन्हीं वेदों के ऊपर एक और भी ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक ग्रंथ है जिनकी जंगलों में शिक्षा दी जाती थी, वनों में पढ़े जाते थे, उपनिषद जो गुरुओं के पास शिक्षा ली जाती थी, उन ग्रंथों को उपनिषद कहते थे। इस काल की ढेर सारे जगहों की भी खुदाई की गई है। उत्तर वैदिक काल में अनेक जगहों की खुदाई हुई, हर जगह एक खास किस्म के मृत भांड यानी दोस्तों मिट्टी के बर्तन मृत भांड मिले हैं, जिन पे चित्र बने हैं, चित्रित धूसर मृत भांड, अंग्रेजी में पेंटेड ग्रेवेयर कहते हैं, और ये लाल मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, इसलिए इन स्थलों को चित्रित धूसर मृत भांड यानी कि PGW स्थल भी कहते हैं। या आगे ना अंग्रेजी में पेंटेड ग्रेवेयर, मतलब उत्तर वैदिक काल में जो खुदाई हुई है तो उन जगहों को PGW स्थल भी कहते हैं, यानी कि पेंटेड ग्रेवेयर, क्योंकि यहाँ पे उत्तर वैदिक काल के मिट्टी के बर्तन जो है प्राप्त हुए हैं, जिन्हें हम मृत भांड बोलते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। उत्तर वैदिक काल के दौरान आर्य समुदाय बड़े पैमाने पर पूरब की ओर प्रस्थान कर सिंधु गंगा दोआब, दो नदियों के जो बीच है सिंधु गंगा दोआब बोलते हैं, दो नदियों के बीच का क्षेत्र, और ऊपरी गंगा मैदान में जाकर ये बस गए थे। कौन? आर्य जाति के लोग। इस काल के अंत में पूर्व दिशा में और आगे 3 राज्यों की स्थापना की गई, जिसमें है काशी, कौशल और विदेह। ठीक है, खेती बाड़ी अब प्रधान कार्य था, कई फसलें गेहूं, चावल, ईख उगाई जा रही थी। इस समय शिल्पों की संख्या बढ़ गई थी, हाथों से काम करने वालों की, लोहे के हथियार, औजारों का इस्तेमाल होने लगा। लोग अब गांवों में स्थिर मतलब परमानेंट जीवन व्यतीत करने लगे थे। जाति प्रथा उभरकर 4 वर्णों का रूप लेने लगी थी। अब देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि जाति जो है ना ये अनगिनत है, जाति बहुत सारी होती है, लेकिन जबकि हम बात करते हैं वर्ण की, वर्ण केवल कितने हैं? वर्ण केवल 4 होते हैं। और ये वर्ण कौन कौन से हैं? जैसे कि ये ब्राह्मण पहला, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ध्यान रखना, वर्ण केवल 4 होते हैं, जबकि जातियां अनगिनत होती है। तो इस समय उत्तर वैदिक काल में समाज 4 भागों में बट गया था। ब्राह्मण, जिनमें कहा जाता है कि जो भगवान ब्रह्मा है, भगवान ब्रह्मा जो है उनके मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, उनके मुंह से निकले थे। क्षत्रिय, ब्रह्मा भगवान की भुजाओं हाथों को कहा गया है, उनके हाथों से बने। ब्राह्मणों का काम है पूजा पाठ करना, दान दक्षिणा लेना, शिक्षा देना। क्षत्रियों का काम है युद्ध लड़ना, ठीक है, राजपाट करना। वैश्य जो है ये बताते हैं कि ब्रह्मा भगवान की जंघाएं जो हैं जांघों से निकले थे, ठीक है, जिनका काम है व्यापार को आगे बढ़ाना। और शूद्र, जिनकी तुलना भगवान ब्रह्मा के पैरों से की गई है। इन शूद्रों में जो निम्न जाति के लोग हैं, छोटी जाति के, वो आते हैं, और इनका काम था इन तीनों वर्गों की सेवा करना। ठीक है, उसके लिए इन्हें कुछ नहीं मिलता था, मंदिरों में प्रवेश वगैरह सब चीजें जो है सामाजिक कई सारी सुविधाएं इनके लिए बिल्कुल मना थी। ठीक है, और इसी चक्कर में जो आरक्षण की शुरुआत वो है वो बेसिकली की गई थी। राजा और उसके जो आदमी हैं उनकी शक्ति इस समय बढ़ चुकी थी, और इसी अनुपात में सभाओं का महत्व घट रहा था। यज्ञ अब बड़े विस्तृत हो चले थे, फैल गए। इंद्र देवता का महत्व उस समय कम हो गया था, और नए देवता जैसे कि प्रजापति अब मुख्य हो गए थे। इस काल के अंत में यज्ञों के कर्म कांडों के विरुद्ध, मतलब जब उत्तर वैदिक काल खत्म होने वाला था तो यज्ञों के खिलाफ एक प्रतिक्रिया भी देखी गई, मतलब लोगों ने हिंदू धर्म का विरोध करना शुरू कर दिया, खासकर उपनिषदों में। ठीक है ना, और नए नए धर्म उस समय निकल के आ चुके थे। अब आता है वैदिकोत्तर युग। वैदिकोत्तर युग जो था, इस समय नए नए राज्य साम्राज्य बनकर उभरे, तो उनकी बात करते हैं। 6ठी सदी जो ईसा पूर्व का समय है, 600 सालों ईसा पूर्व, ईसा से 600 साल पहले उत्तर और पूरब भारत में बड़े राज्य उभरे, बड़े बड़े राज्य बने, जिन्हें बोलते हैं महाजनपद। महाजनपद, ठीक है। तो मैं आपको इसके बारे में जगह बता देता हूं एक बार, कि जैसे दोस्तों एक वर्ड है जन, जन माने होता है लोग, और पद माने होता है चलना। तो जब ये लोग, जन जो लोग हैं, ये जाकर किसी एक स्थान पर जाकर बस जाते हैं चलकर, ठीक है, तो ये कहलाता है जनपद। क्या कहलाता है? जनपद। ठीक है, तो जन लोग जब पद चलकर किसी जगह पर जाकर बस जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं जनपद। तो ऐसे धीरे धीरे बहुत सारे एक के बाद एक लगातार जनपद बनते गए, और जिनकी संख्या हो गई थी कितनी? 16। तो ये सारे के सारे कहलाए महाजनपद। क्या कहलाए? महाजनपद। ठीक है, तो इस तरह इनकी संख्या 16 हो गई। जैसे यहाँ पे अंग है, मगध है, वज्जी, काशी, कौशल, मल्ल, कुरु, पांचाल, वत्स, अवंती, कंबोज, गांधार, अस्मक, चेदी, मत्स्य और शूरसेन। तो ये सारे उस समय के क्या थे? महाजनपद थे। तो उनमें से अगर बात की जाए, जैसे मगध हो गया, ठीक है,
मगध के साथ ये कौशल हो गया, अवंती है, ये सबसे अधिक शक्तिशाली जनपद थे। कृषि के विस्तार, कृषि का फैलाव हुआ, शहरीकरण के समय शहरों की शुरुआत हुई, व्यापार और उद्योगों का विकास हो रहा था, क्षेत्रीय राज्यों का, छोटे छोटे राज्यों का उद्भव हुआ, उदय हुआ, समाज में नई नई शक्तियों का जन्म हुआ। इस तरह 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व सामाजिक धार्मिक रूपांतरण का भी दौर था। इस समय सामाजिक धार्मिक चीजों में काफी बदलाव देखने को मिले। लोगों ने कर्मकांडी ब्राह्मणवाद और वैदिक बलि प्रथा के खिलाफ अपना असंतोष व्यक्त किया। इस समय के लोगों ने जो ब्राह्मणवाद सोच है, कर्मकांड, धार्मिक पूजा पाठ वगैरह का विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि शूद्रों को तो कोई सुविधा थी ही नहीं। और जो इस समय बलि प्रथा थी, अब लोग जिन जानवरों का खेती बाड़ी में इस्तेमाल करते हैं या जिनसे वो दूध वगैरह प्राप्ति करते हैं, ठीक है, रोज की जरूरतें, तो उनकी वो बलि नहीं चाहते थे जो खेती के लिए प्रयोग में आते थे जानवरों की। तो उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ दिया और दूसरे धर्मों में चले गए। और अनेक पंथ, पंथ मतलब है धर्म, अनेक धर्म इस समय उभर कर सामने आए। इनमें था जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक है ना, जैन और बौद्ध प्रमुख है। तो आइए चलिए आगे इनके बारे में पढ़ते हैं। शुरुआत होती है बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है दोस्तों, वो माने जाते हैं गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, ठीक है, इनका पता होगा आपको। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में भारत नेपाल सीमा पर स्थित एक गांव लुम्बिनी में हुआ था। वह कपिलवस्तु में एक शाक्य जाति है, उसके राजा शुद्धोधन के बेटे थे, ठीक है। और 29 वर्ष में गौतम बुद्ध ने घर छोड़ दिया था और बोध गया चले गए थे। और वहां पे पीपल के पेड़ के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, वहां पे तपस्या करी और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और बाद में वो पेड़ कहलाया था बोधि वृक्ष, जहां इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। उन्होंने अपना पहला जो उपदेश लोगों के बीच पहली उपस्थिति दी, जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन समय कहते हैं, ये वाराणसी के निकट एक जगह थी सारनाथ, वहां पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। उनकी शिक्षाओं में 4 आर्य सत्य, 4 महान सत्य और अष्टांगिक 8 मार्ग शामिल है। मतलब उनकी शिक्षाओं में 4 सत्य, 4 बातें हैं और 8 नियम हैं। पहला, दुनिया दुखों से भरी हुई है। तृष्णा, लालच दुख का कारण है। तृष्णा, लालच पर जो इच्छाएं वगैरह जो होती है फालतू की, उन इच्छाओं पर जीत हासिल करने से दुख खत्म हो जाते हैं। और यह अष्टांगिक 8 मार्ग पर चलकर प्राप्त किया जा सकता है, जब आप 8 नियमों का पालन करोगे। सच्ची दृष्टि, अच्छी दृष्टि रखोगे, सही उद्देश्य रखोगे, अच्छा उद्देश्य रखोगे जीवन का, सत्वचन, अच्छी बातें बोलोगे, सदकर्म, अच्छे कर्म करोगे, सच्ची आजीविका, सच्चा जीवन जियोगे, सद प्रयास, अच्छे प्रयास करोगे आगे बढ़ने के, सद स्मृति, अच्छी चीजों को याद करोगे, और सदमन, सच के लिए या सच जो काम है वही करोगे, ठीक है ना, सच्चे मन से सोचोगे। उन्होंने भोग विलास यानी ऐशो आराम और कंजूसी दोनों का चरम बिंदु से हटकर मध्य मार्ग पे चलने की शिक्षा दी। मध्य मार्ग ही ये 8 नियम है, इन 8 नियमों को मध्य मार्ग बोलते हैं। उन्होंने अपने अनुयायी शिष्यों के लिए एक आचार संहिता, एक नियम, जैसे चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना इत्यादि भी सूत्रबद्ध किए लिखे। 80 साल की उम्र में 483 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में उनको निर्माण प्राप्त हुआ। निर्माण, सॉरी गलत लिखा है, मैं इसको ठीक कर देता हूं। तो यह है बेसिकली निर्वाण, ठीक है। निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष, उनको मुक्ति मिल गई थी, ठीक है, मोक्ष कह लो उनको, किनको, गौतम बुद्ध को इस समय मुक्ति मिल गई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जैन धर्म पे। जैन धर्म, ऋषभनाथ जैन धर्म के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। जैन धर्म की स्थापना करी थी ऋषभनाथ ने। पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थंकर थे। तो जो ये तीर्थंकर वर्ड है, हमेशा ध्यान रखिएगा, इनका मतलब होता है, चाहे आप इसको एज अ गुरु ले लो कि ये गुरु है, या फिर जैन धर्म के भगवान कह लो, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जो जैन धर्म है उसमें टोटल जो है 24 तीर्थंकर, 24 गुरु आए थे। 23वें पार्श्वनाथ थे जिन्होंने स्थापना के लिए, वो ऋषभनाथ थे। और वर्धमान महावीर, ये वर्धमान जो महावीर है, ये इस पंथ, इस धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है ना, 24वें तीर्थंकर थे, 24वें गुरु थे, ठीक है। और कभी अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक किनको माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा जैन धर्म के संस्थापक जो है वर्धमान महावीर को माना जाता है ऐसे, ठीक है। इनके टाइम पे ही जैन धर्म का अत्यधिक विकास हुआ था, लेकिन ये बौद्ध धर्म से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। उसका रीजन ये था कि इसके नियम बहुत ज्यादा कठोर हैं, जबकि बौद्ध धर्म के नियम काफी आसान है। तो जैन धर्म सिर्फ भारत में ही रहा, जबकि बौद्ध धर्म भारत के अलावा कई देशों में फैल चुका था, ठीक है। आगे आते हैं। महावीर का जो जन्म है, इन्हें महावीर बोलते हैं। तो महावीर का जन्म वैशाली बिहार के निकट कुंड ग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ। इनके पिता
ज्ञानिक क्षत्रिय कुल के प्रमुख थे। महावीर 30 साल की उम्र में सन्यासी हो गए। उन्होंने 42 साल तक की जो उम्र थी उसमें केवल्य यानी मुक्ति, इसका मतलब होता है मोक्ष यानी मुक्ति, प्राप्त किया। उन्होंने 30 साल तक उपदेश दिए और 468 ईसा पूर्व में राजगीर के निकट पावापुर बिहार में जगह है, वहां उनको निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। उनके शिष्य जैन कहलाते हैं। जैन धर्म में सर्वशक्तिमान ईश्वर का स्थान नहीं है। यह देवी देवताओं को महत्व देते हैं, देवी देवताओं को हाँ कि भाई मानना चाहिए, लेकिन उन देवी देवताओं को उन्हें अपने जैन शिक्षकों जो गुरु हैं उनसे नीचे का स्थान देते हैं। ये किसी भगवान को नहीं मानते, सिर्फ अपने 24 गुरुओं को मानते हैं। जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य पार्थिव बंधनों से मुक्ति का पाना है कि इंसान बंधनों में नहीं रह सकता। बौद्ध धर्म की तरह यह कर्मकांड और वैदिक ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं। पूजा पाठ वगैरह हो गया, यज्ञ बलि वगैरह, इन सब का विरोध करते हैं। ये जाति व्यवस्था का भी विरोध करते हैं और कर्म के सिद्धांत तथा पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं। और इनके 5 प्रमुख सिद्धांत नियम हैं। अहिंसा का पालन करना यानी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, विचारों से भी और हाथों से भी, विचारों बातों से भी। सच्चाई का पालन करना, चोरी नहीं करना, जुड़ाव नहीं रखना, ठीक है, और ब्रह्मचर्य का पालन करना। जैन धर्म के 3 रत्न हैं, 3 नियम, सम्यक सही दर्शन, सही ज्ञान और सही चरित्र जो है, सही कैरेक्टर, इन चीजों का ये पालन करते हैं। और आगे चल के जैन धर्म जो है 2 भागों में डिवाइड हो गया था। एक होते हैं श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और एक होता है दिगंबर जो नग्न अवस्था में बिना वस्त्रों के, बिना कपड़ों के रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब शुरुआत करते हैं मौर्य काल की। मौर्य काल भी जो है इस चैप्टर का पार्ट है, और अब धीरे धीरे चैप्टर जो टॉपिक है वो बहुत छोटे छोटे आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि इतिहास में एक वंश आया भारत में, उसका नाम था नंद वंश। नंद वंश का जो अंतिम राजा था उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने, आपने सुना होगा इसका नाम, चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में परास्त कर दिया, हरा दिया। चंद्रगुप्त ने पंजाब से यूनानियों को और गंगा के मैदानी इलाकों से नंदों को जो है भगाकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। नंद वंश का जो आखिरी राजा था घनानंद, उसको इसने हरा दिया था और उसके बाद भारत में विजय प्राप्त करी थी। विजय और विलय की, मतलब विलय मतलब होता मिलाना, विजय माने जीतना, विलय माने मिलाने की एक सतत सही प्रक्रिया से वह लगभग संपूर्ण भारत को एकताबद्ध एक करने में कामयाब रहा। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसी के टाइम पर जो था महान सिकंदर जो था, सिकंदर ने अपने एक राजदूत को, सेल्यूकस निकेटर को भेजा था चंद्रगुप्त को हराने के लिए काबुल और कंधार के एरिया में। तो उससे चंद्रगुप्त मौर्य का और सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर महान का राजदूत था, इन दोनों का युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व में। और उसमें सिकंदर महान का जो राजदूत था सेल्यूकस निकेटर, वो हार गया था, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य वह युद्ध जीत गया था। बाद में दोनों में एक संधि हुई थी और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। अब बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको 500 हाथी उपहार में दिए थे। ठीक है, ये वैसे ही बेसिकली मैंने आपको बता दिया। चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसने 322 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व तक राज किया। भद्रबाहु एक राजा था, उससे प्रभावित होकर उसने जैन धर्म स्वीकार किया। चंद्रगुप्त मौर्य का धर्म कौन सा था? जैन धर्म। ठीक है, उसका निधन मैसूर के निकट श्रवणबेलगोला में हुआ। चंद्रगुप्त को प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान और अध्यापक टीचर आचार्य चाणक्य ने प्रशिक्षण दिया। यानी चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चाणक्य। सुना होगा आपने इनके बारे में, एक छुट्टियां रखते थे, जिन्हें कौटिल्य भी कहते हैं, जबकि इनका रियल नेम था विष्णुगुप्त। ठीक है, तो इन नामों से जाना जाता है इनको। कौटिल्य ने ग्रंथ लिखा अर्थशास्त्र, कभी सुना होगा, नहीं सुना तो आप आगे सुन लोगे। कौटिल्य का प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र था, जिसमें एक राजा के कर्तव्य, काम वगैरह, एक आर्थिक नीतियां सब बताई गई थी, सेना वगैरह के बारे में उसकी रचना की गई, जो राजनीति अर्थशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। चाणक्य की कूटनीति यानी कि इसका मतलब होता है चालाकी के कारण ही चंद्रगुप्त सफल राजा बना था, क्योंकि ये बहुत चालाक गुरु थे इसके चाणक्य की नीतियां जो थी वो बहुत ही ज्यादा सफल होती थी और अपने गुरु की बात मानकर ही वो सारे काम किया करता था, जिससे वो एक सफल राजा कहलाया था। चंद्रगुप्त का बेटा उत्तराधिकारी यानी चंद्रगुप्त के बाद उसका बेटा जो था बिंदुसार राजा बना। 297 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व का काल था। इसे अमित्रघात बोलते हैं, शत्रुहता इसे बोलते हैं दोस्तों। इसका मतलब होता है, मैं बता देता हूं आपको, इसका मतलब होता है दुश्मनों का कातिल। दुश्मनों का कातिल यानी बिंदुसार ने अपने सभी दुश्मनों का क्या कर दिया था? सफाया कर दिया था। तो ये दुश्मनों का कातिल था, ये ध्यान रखना। ठीक है, कौन? ये बिंदुसार। और इसका नाम बिंदुसार कैसे पड़ा बता देता हूं। एक बार चंद्रगुप्त मौर्य को किसी ने जहर खाने में देने की कोशिश की और हमेशा उसका जो खाना था वो पहले चेक होता था, उसके बाद उसको दिया जाता था।
लेकिन एक बार उसकी वाइफ जो थी वो प्रेग्नेंट थी और उसने गर्भवती थी, तो उसने उसका खाना चख लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य की मतलब खाना खाने से पहले उसने, उसकी वाइफ ने वो खाना खा लिया था, चख लिया था, और उसके बाद उसकी पूरी बॉडी में जहर फैल गया था। तो ये जो जहर है, कहते हैं कि बिंदुसार जो था, कहते हैं इसके पूरे माथे पर आ चुका था। ठीक है, तो माँ को तो नहीं बचा पाए, लेकिन बिंदुसार बच गया था उस समय। लेकिन एक निशान इसके माथे पर पड़ गया था, उससे इसका नाम पड़ा था बिंदुसार, ऐसा कहा जाता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं कि कहते हैं कि जो बिंदुसार था उसने दक्कन जीतकर, साउथ को जीतकर मौर्य साम्राज्य को मैसूर तक पहुंचा दिया। पश्चिमी एशिया के यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम के साथ उसके संपर्क हुआ करते थे, किसके, बिंदुसार के। और जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो धर्म था वो जैन धर्म था, उसने अपनाया था, बिंदुसार का भी सेम जैन धर्म था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो बौद्ध साहित्य में ऐसा प्रतीत होता है कि जो बिंदुसार था, उसकी मौत के बाद उसके बेटों के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष हुआ, और उत्तराधिकार के इस युद्ध में अशोक जो था वो विजयी होकर मगध के सिंहासन पर आसीन हुआ, यानी बैठा। उसके शासनकाल में, यानी कि अशोक के शासनकाल में, एक महत्वपूर्ण घटना जो है 260-61 ईसा पूर्व में हुआ, जो था कलिंग का युद्ध। कलिंग, आप जो था कलिंग, इसको उड़ीसा को बोलते हैं। तो इस समय कहते हैं कि कलिंग का जो युद्ध था, इसमें 1 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। और इसके बाद जो अशोक था उसका हृदय इतना परिवर्तित हुआ कि उसने जब युद्ध के बाद देखा कि औरतें विधवा हो चुकी है, सब मर चुके हैं, तो उसने अहिंसा का पालन करना जो है शुरू किया, हिंसा को त्याग दिया। उसके जीवन में बहुत ज्यादा उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। पत्थरों में खुदवाए गए अशोक के जो 13वां आदेश में है उसका जिक्र है। बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, युद्ध का परित्याग, युद्ध करना छोड़ दिया। वह एक परोपकारी अच्छा राजा था और उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए ढेर सारे काम किए। ये धम है, धम्म उसकी नीति, धार्मिक सहिष्णुता यानी धार्मिक सहनशीलता, बड़ों की इज्जत करना, बूढ़ों की देखभाल करना, दया करना, सत्य, सच्चाई और शुद्धता पर आधारित थी। इसे धम्म की नीति कहते हैं। उसके प्रयासों से बौद्ध धर्म भारत की सरहदों के पार भी मतलब दूर तक फैल गया। चट्टानों और स्तंभों पर उकेरे गए, चट्टानों और स्तंभों पर जो बातें लिखी गई, उसके आदेश लिखे गए, उसने उसके शासन को विस्तृत पूरी जानकारी उसके शासन की मिल जाती है। यहाँ पे इसके कुछ शिलालेख वगैरह बताए गए हैं एडिक्ट्स ऑफ अशोका में। जैसे कि यहाँ पे मेजर रॉक एडिक्स हैं, जो बड़े शिलालेख वगैरह हैं वो सारे हैं। ठीक है, पिलर भी हैं, छोटे शिलालेख भी हैं। तो वो सारी चीज बताई गई है कहाँ कहाँ पर उसने अपनी बातों को लिखवाया था। किसने? अशोक ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशोक की जो मौत थी उसके बाद उसके साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े हो गए। उस समय विदेशी हमले का भी डर था, देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था वो था बृहद्रथ, जो कि एक कमजोर राजा था। अब उसके महत्वाकांक्षी जनरल पुष्यमित्र शुंग ने, मतलब जो बृहद्रथ मौर्य वंश का राजा था, उसका जो कह सकते हो सैनिक जनरल था पुष्यमित्र शुंग, उसने क्या करा था कि 184 ईसा पूर्व में उसकी हत्या कर दी बृहद्रथ की। और मौर्य शासन के बाद पूर्व भारत में शुंग और दक्कन में सातवाहन शासन हुआ। मतलब पुष्यमित्र शुंग के बाद शुंग होता है शुंग डायनेस्टी, क्योंकि उसने आखिरी राजा को मार दिया था। ठीक है, और जो मौर्य साम्राज्य जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद जैसे ताकतवर राजाओं के अंतर्गत उस समय मगध में जो टाइम था, मगध का टाइम पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये 3-4 राजा ऐसे थे जो बहुत ही विस्तारवादी थे। ठीक है, जिन्होंने साम्राज्य को बहुत आगे बढ़ाया था। अब आते हैं संगम युग की शुरुआत करते हैं। संगम डायनेस्टी बेसिकली साउथ की आती है, और साउथ दक्षिण भारत की, तो उसके बारे में इस जगह जानते हैं। संगम युग से दक्षिण भारत में एक ऐतिहासिक दौर समय की शुरुआत हुई। संगम का अर्थ था विद्वानों या साहित्यकारों का, जो बड़े बड़े जो रचनाकार हैं उनका जमा होना। मदुरई के पांड्य राजाओं के शाही सुरक्षा में साहित्यिक हस्तियों का जमावड़ा हुआ। मतलब पांड्य राजाओं, मदुरई में एक पांड्य वंश के राजा थे, उन्होंने अपनी सुरक्षा में बड़े बड़े विद्वानों का जमावड़ा लगवाया, जो संगम के नाम से जाना गया। प्राचीन जो तमिल साहित्य हैं, तमिल ग्रंथ हैं, उनमें तोलकपियम और 3 महाकाव्य, 3 बड़े बड़े ग्रंथ, जे शिलप्पादिकरम और मणिमेगलाई और शिवागा सिंधामणि जैसे शुरुआती ग्रंथ शामिल हैं। मोटे तौर पे संगम युग 300 ईस्वी तक फैला है। संगम साहित्य में प्राथमिक रूप से पांड्य राजाओं की चर्चा की गई है, लेकिन उसमें चोल, चेर शासन का भी महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। पांड्य राजाओं ने दक्षिण में तमिलनाडु पर आधारित इलाके पर शासन किया। मदुरै उनकी राजधानी था। चेर वंश ने केरल पर, और चोल वंश ने उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिण में आंध्र प्रदेश पर राज किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कुषाण युग। भारत में सबसे ज्यादा जो सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो कुषाण राजाओं ने किए थे। ठीक है, तो इनके बारे में देखते हैं।
मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद यूनानियों, शकों, पार्थिनों, ठीक है, जो ईरानी थे, और कुषाणों ने भारत पे हमले किए। उन्होंने भारत के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भागों पर शासन किया। कुषाण मध्य एशिया के युए कबीले की एक शाखा थी। कुषाण का पहला शासक था कुंजला कत्फिजीज, उसके बाद विमा कत्फिजीज आया, और विमा कत्फिजीज के बाद आया कनिष्क राजा बना। ठीक है, कुषाण वंश का जो महानतम राजा है वो कौन है? कनिष्क को महान राजा कहा जाता है। उसने कश्मीर को जीत लिया और गंगा के मैदानी इलाकों पर अपना आधिपत्य अधिकार स्थापित कर लिया। उसके कब्जे में मध्य एशिया के काशगढ़, यारबंद और खोतोन जो है वो आते हैं। पंजाब और अफगानिस्तान भी उसके साम्राज्य में शामिल थे उस समय कनिष्क के। कनिष्क एक पक्का बौद्ध था, बौद्ध धर्म को मानता था। उसके प्रयासों से बौद्ध धर्म चीन, मध्य एशिया और अन्य देशों में फैला। वह कला और शिक्षा का महान संरक्षक था, कला और शिक्षा की कदर किया करता था। पुरुषपुर और पेशावर उसकी राजधानी थी। कनिष्क के उत्तराधिकारी जो बने वशिष्क, हुविष्क, कनिष्क द्वितीय और वासुदेव हुए। वासुदेव कुषाण वंश का अंतिम महान राजा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है गुप्त काल। गुप्त काल भी भारत में, जब कहते हैं कि पूरे इतिहास में अगर इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ा जाए तो हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा जो विकास हुआ है ना वो गुप्त काल में हुआ है। ठीक है, गुप्त काल में हिंदू संस्कृति सबसे ज्यादा आगे बढ़ी। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। 4वीं शताब्दी में गुप्त वंश का उदय हुआ। भारतीय इतिहास में एक नई युग की इस समय शुरुआत को देखा जा सकता है। शक्तिशाली गुप्त राजाओं के नेतृत्व में, इनकी लीडरशिप में, सुरक्षा में भारतीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय विकास हुआ, भारत का विकास हुआ। चीनी यात्री था एक फाहियान, बहुत बड़ा विद्वान था। उसके अनुसार उस काल में खूब खुशहाली थी। किसके? गुप्त काल में। महाराजा श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक कहा जाता है। तो गुप्त वंश का संस्थापक किसको कहा जाता है? श्रीगुप्त को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद घटोत्कच गुप्त आया जो कि श्रीगुप्त का बेटा था, लेकिन यह चंद्रगुप्त प्रथम था जिसने महाराज धिराज की पदवी अपनाई, और वह पहला प्रसिद्ध गुप्त राजा था जिसको महाराज धिराज कहा जाता था। श्रीगुप्त का बेटा था घटोत्कच, घटोत्कच का बेटा था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, कहते हैं चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी संघ, लिच्छवी जो राज्य है उसको अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था, और वहीं से लिच्छवी जो राज्य था वहां पे शादी भी की थी। उसका शासनकाल जो था वो 320 से 335 ईस्वी तक था। चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत की स्थापना करी, कैलेंडर जो निकाला था 319 से 20 में। ठीक है, गुप्त संवत या शक संवत के मध्य, शक संवत अलग था, तो इन दोनों में 241 वर्षों का अंतर था। चंद्रगुप्त का जो पुत्र है, उत्तराधिकारी जो था वो था समुद्रगुप्त। ये ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा कौन था? समुद्रगुप्त। ठीक है, ये महान शासक था गुप्त काल, गुप्त वंश का। ठीक है, ये बड़ा पराक्रमी बहादुर था। इलाहाबाद स्तंभ में, इलाहाबाद स्तंभ जो है एक पिलर है, उसमें समुद्रगुप्त की प्रशंसा, प्रशंसा मतलब होता तारीफ में, इसकी तारीफ में दर्ज उसके दरबारी कवि हरिसेन ने एक प्रशस्ति गीत में उसके विजय अभियानों का जीवन चित्रण किया है। कहने का मतलब यह कि इलाहाबाद में एक स्तंभ है, एक पिलर है, उसमें समुद्रगुप्त जो था उसका एक दरबारी कवि था जिसका नाम है हरिसेन। हरिसेन ने उसका प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब होता है दोस्तों प्रशंसा, उसकी प्रशंसा में उसने उस पिलर पे एक गीत लिख दिया। ठीक है, और उस गीत में उसके विजय अभियान, जिसने भी उसने जीत हासिल करी, सबके बारे में बताया गया। दक्षिण के 12 राजाओं को हराया था इसने। ठीक है, और कला का तो खैर बड़ा ही कदरदान था, वीणा वादक भी था। ठीक है, एक महान विजेता था। विजेता और शासक होने के साथ ही समुद्रगुप्त एक विद्वान था, उच्च स्तर का कवि था, कला और विद्या का संरक्षक और संगीतज्ञ था। इसने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। अश्वमेघ यज्ञ क्या होता था कि जब एक राजा कहता था कि भाई मेरा यहां से लेके वहां तक या उस साम्राज्य तक मेरा ही अधिकार है, तो एक राजा एक यज्ञ करवाता था, और यज्ञ के समय एक घोड़ा जो है वो जहां जहां एक घोड़े को छोड़ देता था बाहर, तो वो घोड़ा जिस जिस क्षेत्र में जाएगा, अगर जब तक उस घोड़े को दूसरा राजा नहीं रोक लेता, ठीक है, और वो घोड़ा अगर यदि चलता चला जाएगा तो उस एरिया तक जो यज्ञ करने वाला राजा उसी का राज्य होगा। लेकिन घोड़े को अगर यदि कोई दूसरा राजा रोक लेता है तो उससे इस राजा को युद्ध लड़ना पड़ेगा। ठीक है, और उसको हरा करके फिर अपने साम्राज्य को बढ़ाना पड़ेगा। तो घोड़ा मतलब जहां जहां जाएगा यज्ञ के समय, तो वो राज्य उस राजा का माना जाएगा जिसने यज्ञ करवाया था। तो उसने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। लिच्छवियों के दूसरे राज्य नेपाल राज्य को उसके पुत्र समुद्रगुप्त ने मिलाया था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त ने तो शादी करी थी लिच्छवी राजकुमारी से, लेकिन समुद्रगुप्त ने क्या करा था, लिच्छवी का वंश का जो दूसरा राज्य था नेपाल, उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया था। आगे आते हैं। समुद्रगुप्त के बाद जो राजा बनता है वो बनता है चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका पुत्र। ठीक है, उसका उत्तराधिकारी बना। उसने पश्चिम भारत के शक राजाओं पे जीत हासिल करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि अपनाई थी।
उसने महत्वपूर्ण विवाह संबंध भी स्थापित किए, महत्वपूर्ण विवाह किए। उसकी बेटी थी प्रभावती गुप्त, उसका जो विवाह था वो वाकाटक के शासक, वाकाटक वंश है उसके शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। और प्रभावती गुप्त जो है दोस्तों ये पहली स्त्री थी जिसने स्त्री होते हुए भूमि दान में दी। उस समय स्त्रियों को भूमि दान की अनुमति नहीं थी, लेकिन इस स्त्री ने गरीबों को भूमि दान में दी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय उत्तराधिकारी जो था उसका बेटा कुमारगुप्त प्रथम बना। अब चंद्रगुप्त के द्वितीय के बाद आ गया उसका बेटा कुमारगुप्त, ठीक है। उसके शासनकाल में शांति और खुशहाली थी। उसका उत्तराधिकारी उसका बेटा स्कंदगुप्त बना। अब कुमारगुप्त के बाद आ गया स्कंदगुप्त। उसने कई बार हूण विदेशी आक्रमण असफल किए, कई बार विदेशी जातियों ने हमले किए गुप्त वंश पे, लेकिन हमले असफल हो गए। स्कंदगुप्त के बाद जो उत्तराधिकारी आए पुरुगुप्त, बुद्धगुप्त, नारायण गुप्त उतने शक्तिशाली और योग्य नहीं थे। इससे धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य का पतन जो है हो गया था। गुप्त काल के दौरान राजतंत्र प्रशासन की प्रमुख प्रणाली थी। राजा के प्रशासन में मदद के लिए एक मंत्री परिषद के साथ अन्य अधिकारी भी शामिल थे, यानी राजा की आज्ञा माननी पड़ती थी और साथ साथ मंत्री जो है राजा को सलाह दिया करते थे। गुप्तों के पास शक्तिशाली सेना थी। प्रांतों का प्रशासन गवर्नर, हर एक राज्य को एक गवर्नर देखता था। उनके अधीन अनेक अधिकारी होते थे जो जिला नगरों का प्रशासन संभालते थे। ग्राम प्रमुख, गांव का प्रमुख ग्रामिक जो सरपंच होता है उसके नेतृत्व में ग्राम प्रशासन का उल्लेखनीय स्वतंत्र हासिल हुआ। स्वायत्ता यानी कि गांव के लोगों को स्वायत्ता मिली हुई थी, जहां अपना प्रशासन एक ग्रामिक, एक सरपंच की सहायता से खुद किया करते थे। गुप्त राजाओं ने न्यायिक और राजस्व प्रशासन की एक प्रभावी अच्छी प्रणाली भी विकसित करी। न्याय व्यवस्था अच्छी थी, कर व्यवस्था अच्छी थी, और भारत में शुद्ध सोने के सिक्के जो चलाने वाले थे वो गुप्त वंश के शासक थे। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं गुप्तोत्तर काल, गुप्त के बाद का काल। कहते हैं इस समय भारत अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बंट चुका था। हूण राज्य के अलावा उत्तर भारत में 4 अन्य राज्य थे। मगध के उत्तर में गुप्त, कन्नौज के मोखुरी, थानेश्वर के पुष्यभूति और वल्लभी गुजरात के मैत्रक, ये सब उस समय महत्वपूर्ण राजवंश थे। दक्षिण भारतीय वंशों में बादामी के चालुक्य और कांची के पल्लव थे। ये वंश के नाम है, बादामी जगह है वहां पे चालुक्य और कांची जगह है वहां के पल्लव, ये वंश है, ठीक है। तो इनका राज होता था। पुष्यभूति जो वर्धन वंश का राजा था, इस वंश की स्थापना पुष्यभूति ने थानेश्वर हरियाणा में की, ठीक है ना, थानेश्वर जो हरियाणा पड़ता है। पुलकेशिन द्वितीय उत्तर भारत का सबसे अधिक शक्तिशाली राजा था वर्धन वंश का। फिर उसके बाद आया हर्षवर्धन, उसने फिर से साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। हर्षवर्धन भी बहुत महान राजा था पुलकेशिन द्वितीय के बाद। वह सकलोचर पथनाथ कहलाता है, ठीक है, एक अच्छे रास्ते पे चलने वाला, क्योंकि उसने व्यवहारात सही समूचे उत्तर भारत पर अपना राज्य स्थापित कर लिया था हर्षवर्धन ने, ठीक है। इस काल में भारत की राजनीतिक एकता कुछ हद तक बहाल हुई, राजनीतिक एकता बनी रही। हर्षवर्धन ने कादम्बरी और हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट को सुरक्षा प्रदान की। बाणभट्ट एक लेखक था, ठीक है, जिसने हर्षचरित्र जो है वो ग्रंथ लिखा था, ठीक है। चीनी विद्वान एक यात्री था, उसका नाम था हुएनसांग। उसने उसके शासनकाल, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। बंगाल का राजा शशांक हर्ष का उस समय का समकालीन था। इतिहास के इस काल में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म ने दृढ़ता मजबूती पाई। हुएनसांग जो चीन का यात्री था, उसने भारतीय समाज में जाति व्यवस्था की मौजूदगी के बारे में लिखा कि इस समय भारत में जाति व्यवस्था थी। उस समय अनेक मिश्रित मिलीजुली और उपजातियों का उदय हुआ, छोटी छोटी जातियों का उदय हो रहा था। हुएनसांग ने अछूतों, दलितों और जाति से निष्कासित निकाले जाने वाले लोगों की भी चर्चा करता है वो। इस काल में समाज में महिलाओं की हैसियत और रुतबे में भी खासी गिरावट आई, मतलब कोई महत्वपूर्ण उनका स्थान नहीं था। धार्मिक क्षेत्र में ब्राह्मणवाद का उभार हुआ। बौद्ध धर्म का इस समय पतन हो गया था। वैष्णव, विष्णु और शैव और जैन धर्म, विष्णु धर्म, शैव धर्म और जैन धर्म भी इस समय चलन में चल रहे थे। अब आता है भारतीय सभ्यता को देख लेते हैं, जो अब तक हमने पढ़ा एक नजर में। तो विश्व इतिहास में भारतीय सभ्यता की एक महत्वपूर्ण जगह है। प्रारंभिक यूनान, रोम की तरह भारत में भी लोकतांत्रिक और गणराज्य शासन प्रणाली रही है। हमने दर्शन और विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में जबरदस्त प्रगति की। भारत दर्शन में भी आगे रहा है और विज्ञान में भी आगे रहा है। गणित हो गया, खगोल जिसे खोजा ना गया हो, खगोल शास्त्र, रसायन शास्त्र, केमिकल, धातु कर्म, धातु की चीजें, चिकित्सा, इसमें भारत का उल्लेखनीय योगदान है। ये सब भारत ने बहुत कुछ डेवलप करी है। आर्यभट्ट आपने नाम सुना होगा, वराहमिहिर और प्रसिद्ध गणितज्ञ खगोल शास्त्री थे ये लोग। चरक, ठीक है, सुश्रुतु महान ये चिकित्सक थे। नागार्जुन प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे। शून्य और दशमलव पद्धति, डेसिमल और जो जीरो है उसकी खोज भी भारत में ही विकसित हुई थी। प्राचीन भारतीयों ने कला, वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला में जबरदस्त महारत दिखाई थी। अशोक के लाट, ठीक है, अजंता और एलोरा की गुफाएं, दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला, सांची के स्तूप,
ये भारतीय कला के कुछ उदाहरण हैं। प्राचीन भारत में नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है, तक्षशिला, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, वल्लभी, काशी, कांची जैसे ज्ञान के केंद्र थे। यहाँ पे लोगों को ज्ञान मिलता था भारत में, जहाँ भारतीय और विदेशी छात्रों को शिक्षा दी जाती थी। प्रसिद्ध विद्वान और शिक्षक वहाँ पढ़ाते थे। भारतीय ज्ञान की बाहर काफ़ी सराहना की, भारत की नॉलेज की बाहर विदेशों में बहुत ज़्यादा सराहना, तारीफ़ें बटोरी है भारत ने, खासकर अरब मुसलमानों द्वारा। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है इसमें लगभग जो है खत्म ही हो चुका। अब ये देखिए यहाँ पे सांची का स्तूप बताया गया और यहाँ पे बताया गया कि प्राचीन भारत में साहित्य की अनेक महान रचनाएं सृजित की बनाई गई। ऋग्वेद हिंद यूरोपीय साहित्य की प्राचीन वानगी यानी कि रचना है। वेद हो गया, सूत्र हो गए ग्रंथ, महाकाव्य 2 हैं, ठीक है, महाकाव्य 2 हैं। और वैसे तो मैं बता रहा हूँ कौन कौन से, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। भारत के 2 बड़े महाकाव्य जो हैं, एक तो है रामायण, ठीक है, और दूसरा है महाभारत, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वेद मैंने आपको बताई थे, वेद जो है वो कितने 4 हैं, ठीक है। स्मृति हो गई, जो भी अन्य ग्रंथ हैं। त्रिपिटक 3 है बौद्ध धर्म के। जैन आगम, आगम का मतलब ग्रंथ होता है, और जैन ग्रंथ की बात हो रही है। और अन्य धार्मिक ग्रंथ प्राचीन भारत में ही बनाए गए हैं। उसके अलावा अनेक नाटक, काव्य, कविताएं और गद्य जो रचनाएं हैं वो सब यहाँ लिखी गई। कालिदास का नाम सुना होगा, बाण भट्ट हो गए, सेन हो गए, विशाखादत्त हो गए, भाण, शूद्रक जैसी महान साहित्यिक जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं वो इसी काल की हैं। संस्कृत, पाली, प्राकृतिक साहित्य ने, भाषाओं ने भी प्राचीन भारत में उस समय जबरदस्त प्रगति जो है विकास किया था। तो दोस्तों ये था चैप्टर, और उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर जो है काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। धीरे धीरे जो है और चैप्टर आएंगे, और अभी क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज भी हम लेके आएंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप चैप्टर को पढ़ते रहिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल जो है उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जितना हो सके लोगों को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि और भी चैप्टर अभी जो है बैक टू बैक अब आपके पास आते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।